बहुत नॉर्मल है जी नहीं। यहाँ पर व्याख्याएं बनती हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे पूछ दूं कि ये बताइएगा कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, या मैं दूसरा क्वेश्चन बोलूं कि आपकी पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, पिछली बार का क्वेश्चन है, एग्जाम में ट्रेंड हुआ, तो समझिएगा इस चीज को पूरी तरीके से फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन यह है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है, तो 7% होता है। और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कहता मनुष्य में अगर रक्त 7% उसकी बॉडी का होता है तो यह बता दो कि लीटर में इसकी संख्या कितनी होती है। तो 5 से 6 लीटर जो है, मनुष्य के लीटर की बात करें, जो ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जब लीटर में पूछे तो मनुष्य का रक्त कितना होता है, 5 से 6 लीटर। जब प्रतिशत में पूछे तो 6 से 7% होता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हिमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। यह बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, क्षारीय होता है। बच्चे को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यह है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो आंसर होगा छोटी आंत। पूरी तरीके से क्वेश्चन के आंसर दिख रहे हैं। कोई बच्चा ये ना समझे कि हम टेस्ट ले रहे हैं, हम आपको तैयार कर रहे हैं मानसिक तौर पर, इसलिए पूरी वीडियो वॉच करिएगा। छोटी आंत का मतलब क्या है, अब देखिए क्वेश्चन में कई बार पूछता है आपका पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो मुख से स्टार्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन में यह भी पूछता है कि जो शरीर का खाना है ये सबसे ज्यादा देर तक कौन से पार्ट में रुकता है, तो यही तो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा देर किस शरीर के अंग में रुकता है, पाचन कौन से अंग में ज्यादा देर तक संपन्न होता है, तो आंसर होगा यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है, छोटी आंत हो जाएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो मुख से होती है। यानी जैसे ही आपने जो है खाना को डाला मुंह में, वहां से स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो मुख में होता है वो टाइलिन क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। जैसे ही मुख की बात करें तो मुख में जो एंजाइम होता है मुंह में, वो टाइलिन होता है, वहीं से पचना स्टार्ट हो जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने करा, विलियम हार्वे ने किया है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब क्वेश्चन में आ जाता है कि पेस मेकर का संबंध किससे है, अब ध्यान दीजिएगा, पेस मेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है। लेकिन ये हृदय के लिए कौन सा वर्क करता है, फंक्शन क्या है इसका, तो पेस मेकर का जो कार्य होता है वो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने हृदय में पेस मेकर की डिब्बी को लगाए रखते हैं, यानी ऑपरेशन के द्वारा पेस मेकर उनके हृदय में फिट कर दिया जाता है, जिससे उनका दिल सुचारू रूप से काम करता रहता है। तो पेस मेकर का संबंध किससे है, आपका हृदय से है, हार्ट से है। कार्य क्या है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना या बैलेंस करना। ईईजी किससे संबंधित है, तो ईईजी हमारा एक होता है और एक होता है ईसीजी होता है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोइन्फेलोग्राम होता है जो मस्तिष्क से संबंधित होता है, और ईसीजी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आपका हृदय से संबंधित होता है। तो दोनों चीजें याद रखना, ईसीजी हृदय से और ईईजी होता है मस्तिष्क से यानी ब्रेन से। अगला ये स्लाइड रहा, जबरदस्त क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। सोते समय रक्तदाब, रक्तदाब का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। अब देखो बीपी जो हम कहते हैं ना, मेरा बीपी हाई हो गया, मेरा बीपी जो है क्या हो गया, कम हो गया और हाई हो गया। तो ये बीपी का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, और ब्लड प्रेशर को हिंदी में कहते हैं रक्तदाब। याद रखिएगा कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो रक्तदाब हमेशा बीपी जो है डाउन होता है। आप याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि जब कोई व्यक्ति दौड़ता है, जब कोई व्यक्ति दौड़ता है ना, तो क्या होता है, तो आपको यह याद रखना है वहां पर आपका रक्तदाब क्या होता है, बढ़ता है। जब सोता है तो घटता है। ये चीजें आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है। अगर क्वेश्चन में यह हो कि अम्लीय ऑप्शन में हो या क्षारीय ऑप्शन में हो, तो आपको आंसर क्या मारना है, क्षारीय मारना है, क्योंकि 7 होता है उदासीन, 7 से कम है तो आपका अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में, स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रक्त में प्लाज्मा में प्रायः पानी कितना % होता है, तो आपको याद रखना है कि 90 से 80 से 90% इनका क्या होता है, पानी होता है। तो यार याद रखिएगा कि आप ये क्वेश्चन
याद रख लें कि जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ब्लड में क्या होता है, तो ब्लड में प्लाज्मा भी होता है और प्लाज्मा के अतिरिक्त जो हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 90 से 80% हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है या प्लाज्मा में पानी होता है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। और देखिए 45 और 55 में क्या बटे होते हैं, ये प्लाज्मा और आरबीसी बटे होते हैं। खैर वो बात छोड़ो, यहाँ पर प्लाज्मा में पानी का परसेंट पूछा था। बाद बाकी क्या होते हैं, अन्य तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, 10% में प्रोटीन हो जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, यही मैं पूछ रहा था आपसे कि यफी। जब ऑप्शन में इस तरीके से दिया हो तो आप यफी मारिएगा, यानी फेरस होता है। जब आपसे पूछा जाए कि अगर रक्त में यानी मनुष्य के रक्त में जो है यफी पाया जाता है तो पेड़ों की पत्तियों में कौन सी धातु होती है, तो यार वो भी याद रख लो कि मैग्नीशियम होती है, ठीक है। ये बात दिमाग में फिट रखना है कि जो आपका मनुष्य होता है, मनुष्य के रक्त की बात कर रहा है तो लोहा होता है, और जब आपसे अगर पत्तियों की बात करें तो वहां पर मैग्नीशियम होता है। क्लियर है। अगला पॉइंट ये आता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में होता है। यानी आप सभी जानते हो जो किडनी होती है वो क्या करती है, डायलिसिस की बात करें यानी शुद्धि खाना यहाँ पर रुकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी खाना का पाचन होता है वो सर्वाधिक समय के लिए छोटी आंत में होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है। जैसे जैसे खाना बढ़ता है वैसे वैसे अन्य एंजाइम मिलते जाते हैं और खाना को पचाते जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो आपको याद रखना है कि पेट में जब भी आप कोई भी चीज डालते हो यानी मुंह में डालते हो तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है पाचन। अब पाचन जैसे स्टार्ट होगा वहां के एंजाइम क्या करेंगे, भोजन को पचाएंगे। तो इस तरीके से मुंह में क्या होता है, लार में टाइलिन होता है। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, अमाशय मिलेगा, अमाशय और अग्न्याशय मिलेगा। अमाशय में आपका होता है रेनिन होता है, HCl होता है ना। तो वहां पर आपको इस तरीके से एंजाइम मिलेंगे। और अग्न्याशय की बात करोगे तो ट्रिप्सिन मिल जाएगा। तो सारी चीजें है ना, तो ये आपको हम आगे बताते चलेंगे। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो यार याद रखना है स्टार्च। जो स्टार्च है वो महत्वपूर्ण है। स्टार्च किससे संबंधित है, लार से संबंधित है। क्रेब्स चक्र की बात करें तो संश्लेषण होता है तो पायरुविक अम्ल, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्रेब्स चक्र की बात आए तो तुरंत आप पायरुविक अम्ल जो है यहाँ पर ठोक डालिए आंसर। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम कहते हैं, और ये होता कहां पर है, तो जब भी कहने की बात करें तो इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। और कहां पर होता है, तो ये किडनी की बात करेगा, है ना। और किडनी की बात करें तो एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि किडनी की इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की जो यूनिट होती है नेफ्रॉन होती है। जब भी अपन लोग में कोई की किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर हमसे कहता है KFT करा लो। इस KFT का फुल फॉर्म क्या होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है। चले आगे। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन किसको किस में बदल देता है, ये पूछ रहा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एंजाइम है। कहां पर पाया जाता है, पेप्सिन जो है अग्न्याशय में पाया जाता है, अमाशय में। तो पेप्सिन हमेशा अमाशय में पाया जाता है, किसमें, अमाशय में। और ट्रिप्सिन कहां पर पाया जाता है, अग्न्याशय में। आगे सब बात करेंगे। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदले जाते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ में आप लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदले जाते हैं, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन क्या होती है, अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। क्लियर है। ये बात दिमाग में फिट रखना है। पित्त किसके द्वारा, पित्त का मतलब होता है इंग्लिश में वाइल। वाइल किसके द्वारा पैदा होता है, तो आपको याद रखना है कि देखिए यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। बाइल यानी पित्त का जो निर्माण कहां पर होता है, अब पित्त का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। और पित्त जो है ठहरता यानी पित्त जो है इकट्ठा कहां पर होता है, स्टोर कहां पर होता है, तो आपको याद रखना है पित्त जो है आपका तैयार यानी पित्त का निर्माण यकृत से होता है। और जब भी हम स्टोर की बात करें तो कहां पर होता है, पित्ताशय, जिसको हम गाल ब्लैडर बोलते हैं। क्लियर है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे जब स्टोर की बात करते हैं तो यकृत लगाकर चले आते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आ गया। हाँ, पित्त जो है जमा होता है तो पित्ताशय या पित्ताशय में गाल ब्लैडर में होता है। ये आपको मैंने अभी ऊपर समझाया है।
स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? रक्तचाप की बात कर रहे हैं। रक्तचाप देखो, रक्त दाब मैंने ऊपर बताया था, तो क्या होता है वो जब भी हमारा रक्त के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर पड़ता है, तो वहां पर आप परेशान ना हो। अब यहां पर आप समझ लो, रक्तचाप जो होता है वो होता है सिस्टोलिक एंड डायलिस्टिक। अब यहां पर क्या है कि यहां देखिएगा 120/80 जब भी आपका बीपी मापा जाता है तो आप कहते हो भैया 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए या कम नहीं होना चाहिए, 80 से क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं या कम नहीं होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इतना हमारा मापक पैमाना है हमारे ब्लड प्रेशर का। 80 से कम हो जाता है तो मैं कह देता हूं बीपी लो है, और बीपी हाई है तो आप कहते हो 140, 160, 170, इस तरीके से हो जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बात आप दिमाग में फीड कर लो, ठीक है ना। मैंने अभी बताया था कि सोते समय घट जाता है और दौड़ लगाते समय बढ़ जाता है, क्योंकि रक्त की बात करें तो उस पर प्रेशर पड़ता है और सोते समय व्यक्ति आराम से लेटा हुआ होता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो हम बताते हैं आपको कि मनुष्य का जो वयस्क मनुष्य होता है 72 प्रति मिनट धड़कता है। पहली बात तो ये बच्चे को पता होनी चाहिए। और जब हृदय की बात करें तो पूरी तरीके से 2 अरब बार जो है यहाँ पर सामान्य जीवन काल, अगर कोई व्यक्ति की बात करें तो अपने जीवन को अच्छी तरीके से अगर जीता है तो 2 अरब बार जो है धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है, तो पंपिंग स्टेशन की तरह है। परमानेंट हृदय जो है आपका पंप करता रहता है, और हृदय जो है धमनियों के द्वारा, हम कह सकते हैं सिराओं के द्वारा ब्लड को जो है पूरे शरीर में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, जिससे जो है ब्रेन से लेकर पूरे शरीर में जाता है, ठीक है। लाल रक्त की बात करें, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रक्त में जो लाल रंग होता है, देखिए जब भी क्वेश्चंस में पूछा जाए कि भैया देखिए पत्तों में हरा रंग होता है तो वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, लेकिन रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में होता है क्या, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा होता है, ये बात दिमाग में फीड कर लेना है। मैंने आपको पहले से बताया कि रक्त में पूछे तो लोहा, हीमोग्लोबिन में पूछे तो लोहा, और फिर कोई भी चीज अगर पूछे जो मनुष्य के रक्त से संबंधित है तो आपको एफी मारना है, लोहा मारना है। अगला पॉइंट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। कई बार बच्चों को ये लगता है कि हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, मनुष्य का जो रक्त होता है वो रेड होता है, लेकिन इतना ही नॉलेज आप सभी को, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर होता है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। क्या, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य हीमोग्लोबिन का है। क्लियर है, यानी एक जगह से जब दूसरी जगह चीजें जाती हैं तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्लियर है, चलिए हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है ना। ये बात दिमाग में फीड रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य हमने आपको बताया, ऑक्सीजन का परिवहन या ऑक्सीजन को ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जा सकता है, तो लोहित कोशिकाएं जो होती हैं उन्हीं के द्वारा हम रक्त को ऑक्सीजन के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो आपको याद रखना है कि वहां पर डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। अब एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछता हूं कि अगर कोई व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उसका क्या कमजोर है, आरबीसी कमजोर है या डब्ल्यूबीसी। तो यार याद रखो, जब कोरोना हो जाए, जब एड्स हो जाए, जब ऐसी सारी समस्याएं जिनको बहुत जल्दी जुकाम खांसी हो जाता है तो उनका डब्ल्यूबीसी डाउन होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए तो हम लोगों की जो वैक्सीन है वो क्या कर रही है, वैक्सीन कोई दवा थोड़ी ना है, दवा थोड़ी ना यार, सिंपल सी बात है। मैं आपको बताता हूं क्या काम है। वैक्सीन इसलिए सभी को लगाई जा रही है, स्वस्थ व्यक्ति को भी लगाई जा रही है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को क्या करे, हाई करे। इम्यून सिस्टम का मतलब समझ रहे हो ना, इम्यून सिस्टम का मतलब है कि आपको जल्दी फीवर, जल्दी जुकाम नहीं होना चाहिए। अगर जल्दी होता है, थोड़ी बात में थोड़ा भीग गए, थोड़ा गर्मी लग गई, इससे आपको कोरोना का खतरा है। इसलिए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देंगे तो कोरोना पास भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो ये डब्ल्यूबीसी पर डिपेंड करते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहां पर उत्पन्न होती हैं, तो अस्थि मज्जा में, यानी अस्थि मज्जा को कहते हैं बोन मैरो, ठीक है ना। तो लाल, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरबीसी से 2 क्वेश्चन बनते हैं। आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो आंसर होगा अस्थि मज्जा। आरबीसी का कब्रिस्तान यानी आरबीसी का खात्मा कहां होता है, तो वो होगा प्लीहा, इसको कहते हैं स्प्लीन, ठीक है ना। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आरबीसी की मृत्यु कहां पर हुई होती है, तो आंसर एक ही है, यानी प्लीहा में। जब उत्पन्न की बात करें, जन्म की बात करें, तो अस्थि मज्जा आपको मारना है। अगला पॉइंट, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। और याद आपको रखना है कि जब डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का कितना होता है,
2 से 4 दिन होता है। ठीक है, 2 से 4 दिन होता है, ये बात दिमाग में रखना है कि WBC का कार्यकाल 2 से 4 दिन होता है। किताबों में 3 से 4, 6 से 7, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो हम आपको एक पैमाना बताए दे रहे हैं, 2 से 4 आप याद कर लीजिएगा। 120 दिन होता है RBC का कार्यकाल। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो आपको याद रखना है यकृत, बहुत इंपॉर्टेंट है एक यकृत पार्ट। यकृत को हम कहते हैं लीवर। अब याद रखिएगा, ये यकृत जब भी दोस्तों अगर हम बात करें होता है, इसको क्या होता है, जब भी ये खराब होता है तो आपको क्या हो जाता है एक्चुअल में, तब आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी डिजीज हो जाती हैं जो आपका यकृत बढ़ जाता है। जैसे आप तैलीय चीजें खाते हो तो फैटी एसिड से क्या होता है, आपका लीवर बढ़ जाएगा, है ना, तो उसको डॉक्टर मना करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो मैंने कहा कि अस्थिमज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा, दोनों क्वेश्चन देखिए एक ही से है, आंसर एक ही है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, तो दोनों क्वेश्चन से परेशान नहीं होना, दोनों का आंसर अस्थिमज्जा या बोन मैरो हो जाएगा। उच्च उन्नतांश पर, यानी अगर हम बात करें उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। जब उच्च की बात करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगी। जब निम्न की बात करेगा तो यहाँ पर संख्या क्या होगा, घटेगी। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मेरुदंड का मतलब समझते हो, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम मेरुदंड कहते हैं, ठीक है ना। मेरुदंड किसको कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। इंग्लिश में रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है और इसको मेरुदंड कहते हैं। तंत्रिका बोली जाती है तो दोस्तों 31 आपको याद रखना है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहां पर होता है, ये आपका कशेरुकी रज्जु में होता है, यानी ये पार्ट किसका है, मेरुदंड का है। आप याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम कोई भी कफ, हमारे कोई पीछे से एक कफ है, चाय का प्याला है और अचानक से आपके बॉडी में टच कर दे तो आपका हाथ एकदम से हट जाएगा। तो एकदम से हटना ही क्या होता है, प्रतिक्रियाएं, ये क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। यानी दो चीजें होती हैं मनुष्य में, एक तो क्या होती है, एक तो होती है मनुष्य का जो ब्रेन होता है, ब्रेन से चीजें कंट्रोल होती हैं, और एक प्रतिवर्ती क्रियाएं जो आपके रीढ़ से कंट्रोल होती है। तो आज आप याद रख लो कि हर चीज ब्रेन में नहीं जाती है। जैसे आपको एकदम से कोई अचानक पिन चुभो दे पीछे से, तो आपको क्या इतना सोचने का समय मिलेगा जो आपका ब्रेन उस समय काम कर पाएगा, नहीं ना। तो इसलिए जो आप जैसे पिन जो है पीछे से कोई चुभो दे पिन, तो आपका हाथ जो है ना तुरंत हट जाता है, तुरंत हट जाएगा हाथ आपका। जैसे गर्म कफ छुआ दे कोई, आपने देख नहीं पाया, तुरंत आपका पैर या हाथ हट जाएगा। तो मतलब क्या है, इतनी तेजी से वर्क आपका माइंड नहीं कर पाएगा। तो वहां पर यही क्रियाओं की बात करें तो ये इतनी फास्ट करती हैं, तो ये आपका रीढ़ से, कशेरुकी से, रज्जु से संबंधित है, प्रतिवर्ती क्रियाओं से संबंधित है। क्लियर है, ये बात दिमाग में फिट रखना। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, यकृत यानी लीवर में बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवटु ग्रंथि बोलते हैं इसको, अवटु लिख लेना। अवटु ग्रंथि मानी जाती है। मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है, यानी हम लोग की बात करें, जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसका जो पीला रंग होता है, यूरिन जो पीला होता है, वो किसके कारण होता है, रीजन क्या है, यूरोक्रोम है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है, गुर्दे का मतलब होता है किडनी। याद रख लो, आज फिर से मैं बता रहा हूं, गुर्दे को ही किडनी कहते हैं। तो गुर्दे का जो कार्यात्मक यूनिट इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन है। क्लियर है, ये बात दिमाग में फिट रखना है। किसकी कुसंक्रिया के कारण, यानी कुसंक्रिया का मतलब समझ रहे हो, संक्रिया एक अच्छी क्रिया होती है, कुसंक्रिया मतलब बाधित क्रिया। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सटीमिया जो होता है, तो आपको याद रखना है मिक्सटीमिया रोग है, ये अवटु ग्रंथि की बात करता है। ये बात दिमाग में रखना है। 2 क्वेश्चन है अवटु ग्रंथि से, एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे और एक आपका रोग है मिक्सटीमिया। क्लियर है, चलिए। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो आपको याद रखना है हिपेरिन की कमी के कारण। हिपेरिन कमी नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं, एक जो है मनुष्य की बॉडी है। अब देखो हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड 2 तरीके से काम करता है। अब जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर हमारे हाथ में चाकू लग जाए तो आप क्या करोगे, आप रक्त को बहने दोगे, आप कहोगे कि रक्त को बंद होना चाहिए, तो आप कहोगे सर बंद होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन है कि आप ये चाहते हो कि बाहर अगर रक्त बह रहा है तो उसको जल्दी से बंद करो, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। और एक चीज और है कि अंदर रक्त बह रहा है, शरीर के अंदर भी रक्त बह रहा है। तो याद रखना है, 2 चीजों पर हम कार्य करते हैं। हमारे शरीर ने अगर रक्त का अंदर बहना बंद कर दिया तो हमारी मौत हो जाएगी, और बाहर बहता रहा तो भी मौत हो जाएगी। मतलब दोनों विपरीत है।
बाहर बहने नहीं देना है और अंदर रुकने नहीं देना है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मानव शरीर के भीतर अगर है, देखिए हृदय में क्या होता है, हृदय, किडनी, ये ब्रेन, ये रक्त पे ही तो चलते हैं ना। ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता रहता है परमानेंट, सोते हैं तब भी होता है, चलते हैं तब भी होता है, खाना खाते हैं तब भी होता है। तो यार इसको नहीं जमने देना है, अंदर रक्त को नहीं जमने देना है। तो यही पूछा जाता है कि जो मनुष्य के शरीर के भीतर का जो रक्त है वो किस कमी जो है किसके कारण नहीं जमता है। तो हिपेरिन, हिपेरिन क्या है? हिपेरिन दोस्तों प्रोटीन है। क्लियर है? ये बात दिमाग में रख लेना है। और बाहर किसके कारण जमता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है बाहर किसके कारण, बताइए। प्रोथ्रम्बिन है, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी से बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए मिलेगा क्वेश्चन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट की वजह से जो है होती है, पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी है। क्लियर है? चलेंगे आगे की तरफ। मानव के श्वेत रक्त कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स का व्यास कितना होता है? 007 mm होता है, बहुत छोटा होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जो है व्यास होता है 007 mm। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो अपोहन, अपोहन का मतलब होता है डायलिसिस, या डायलिसिस लिखो। डायलिसिस का मतलब आप समझते हो ना, रक्त के शुद्धिकरण की बात करता है। रक्त का शुद्धिकरण क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो अपोहन है ना, अपोहन देखिए हिंदी कितनी कठिन है, और मैं आपसे अगर कह दूं यार अपोहन तो कठिन है, लेकिन ये बताओ कि भैया अपोहन को अगर डायलिसिस कह दूं तो आप कहोगे बहुत सरल है। तो यही है, यही हिंदी और इंग्लिश में फर्क है। तो अपोहन आ जाए या डायलिसिस आ जाए, तुरंत आप किडनी। ये ब्रक का मतलब क्या है? ब्रक को हम कहते हैं गुर्दा, ब्रक को हम कहते हैं किडनी, है ना। तो आप परेशान ना हो। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन दोस्तों याद रखिएगा, शरीर के तापमान। स्वेदन का मतलब क्या होता है? स्वेदन का मतलब होता है पसीना। पसीना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पसीना आना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पसीना दोस्तों हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, जब क्वेश्चन में कभी भी एग्जाम में आ जाए कि ये पसीना हमारे शरीर में जो आता है वो क्या कार्य करता है, क्या वर्क करता है, तो पसीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करता है, ठीक है ना। सामान्यतः निषेचन होता है, तो निषेचन की बात करें तो गर्भाशय में होता है। कोई भी जीव की बात करें, चाहे मनुष्य है, चाहे वो जीव जंतु है या पक्षी है, निषेचन जो होगा वो गर्भाशय में होगा, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। एमनियोटेंसिस की बात करें तो एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। और ये देखिएगा, याद रखिएगा, भ्रूण का लिंग जो है ये आपका परीक्षण नहीं करवाना चाहिए। जितने भी आप हॉस्पिटल में जाते होंगे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो वहां पर जब भी गर्भवती महिला को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं आप, तो उस पर बाहर लिखा होता है कि भ्रूण लिंग का यहाँ पर क्या करना है, भ्रूण लिंग का परीक्षण करना कानूनी अपराध है, ठीक है ना। तो इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं मानव शरीर में रक्तचाप जो है नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी जो है रक्तचाप, जो भी आपका ब्लड प्रेशर है वो पूरी तरीके से बैलेंस होता है, वो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। ये बात दिमाग में रखना है। जीवन रक्षक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो आपको याद रखना है जीवन रक्षक हार्मोन जो होते हैं वो एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। अगला पॉइंट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, सुन लीजिएगा, बनेगा तो बनेगा, बोले कैसे? देखिए इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपको याद रखना है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। गर्भावस्था में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड। अब याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड से हम ये भी जान सकते हैं कि देखिएगा कि बच्चा किस तरीके से डेवलप कर रहा है, क्या हार्ट बीट है, किस तरीके से बच्चा जो है आहार ले रहा है, कितना वजन हो सकता है ना। तो सारी चीजें हैं, ठीक है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन की बात करें। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टेमी कहा जाता है। याद रखिएगा, ट्यूबेक्टेमी जो है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्त्रियों की बात करें जब नसबंदी होती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? देखिए जब भी हम गाय और भैंसों से दूध निकालते हैं तो क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जब गाय और भैंस दूध देना बंद कर देती है या फिर कहीं ना कहीं
दूध कम है उसके पास और वो दे नहीं रही होती, तो हम क्या कर देते हैं, एक इंजेक्शन लगा देते हैं जो काफी हानिकारक है और इस समय मार्केट में क्या है, बैंड भी है लेकिन फिर भी मिल रहा है। तो ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन होता है वो गाय भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए काम आता है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। और मार्केट में ये बैन है लेकिन बिकता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तांबा होती है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है, हीमोग्लोबिन होता है लाल रक्त का कारण, यानी लाल रक्त किसके वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में होती है 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है, तो 90 डिग्री सेल्सियस की बात करें। हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका सामान्यतः तापमान जो है शरीर का पूछा है, लेकिन अगर मैं मनुष्य के तापमान की मैं बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 37 से 38 डिग्री सेल्सियस की बात करता है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में होता है, फ़ारेनहाइट की बात करता है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित रहा था, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप नजरअंदाज करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पिछली बार पीसीएस लेवल एग्जाम में पूछा गया जो पूरी तरीके से उन्होंने नकार दिया, ठीक है ना। तो मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया है अन्य आंसर क्या हो सकते हैं। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्राम्बिन का संबंध है, तो आपका रक्त जमाव, प्रोथ्राम्बिन, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यही तो बताया था। बाहर रक्त जमना है, अंदर रक्त बहना है, मतलब अंदर रक्त को बहने देना है, अंदर रक्त को, शरीर के अंदर के रक्त को जमने नहीं देना है यानी बहने देना है, और बाहर रक्त को बहने नहीं देना है बल्कि उल्टा है, जमने देना है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि अंदर के रक्त को जमने से रोकने के लिए हिपेरिन होता है और बाहर के रक्त को जमने के लिए प्रोथ्राम्बिन होता है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाहर के रक्त को जमने के लिए कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, प्रोथ्राम्बिन, और अंदर के हिपेरिन, ठीक है। ये दोनों याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी बता चुका हूं, थायराइड है जिसको अबटू कहते हैं। कौन सा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो एड्रीनल जो है आपका हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, ठीक है। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन दोस्तों एक हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटिंग एंड जो है बेस्ट ने इसकी खोज करी, और याद रखिएगा इंसुलिन की बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन आपका क्या है, अग्न्याशय से संबंधित है। आपका इंसुलिन जो है किससे संबंधित है, बताइए जल्दी से बताइए फटाफट। अग्न्याशय से संबंधित है। और इंसुलिन किससे संबंधित है, आपके शुगर से संबंधित है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है, तो दंत बलक है। दंत बलक का समझ रहे हो, दंत बलक लिख लेना, यानी दांत का जो इनेमल। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मनुष्य के सबसे शरीर का जो आपका कठोर हिस्सा है वो क्या है, तो दांत का इनेमल जो है मनुष्य के सबसे शरीर की बात करें, सबसे जो है कठोर शरीर का हिस्सा है, इनेमल है, और ये किसका पार्ट है, दांत का पार्ट है। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो बीटा कोशिका से। अल्फा बीटा कोशिकाएं होती हैं, तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है, बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज, मैंने आपको बताया भी, अग्न्याशय अमाशय की बात करी हमने, ठीक है ना। तो आप टेंशन नहीं लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। कभी कभी इंग्लिश की बात करें तो लिख देता है ना। तो आपको याद रखना है लेगर हैंस क्रियाएं होती हैं जो अग्न्याशय से संबंधित है, पेनक्रियाज से संबंधित है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि मनुष्य O2 लेता है, ठीक है ना, और CO2 क्या करता है, छोड़ता है। लेकिन CO2 की मात्रा जो है लेते हैं जब हम, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है, 4%। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि जब हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, माना कि अगर मैंने 100% जो है O2 ली है, तो हम CO2 जब छोड़ेंगे तो आप याद रखिएगा 4% छोड़ेंगे, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। हृदय वंचित है, तो आपको याद रखना है हृदय जो संबंधित है दोस्तों, तो वो ऐच्छिक पेशी से संबंधित है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब मनुष्य का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर सबसे मोटी त्वचा होती है, तो तलुए में, जो आपका पैर होता है ना, पैर होता है, फुट होता है, उसके नीचे का जो भाग होता है जहां पर आप स्लीपर पहनते हो, तो वो क्या है, सबसे जो है मोटा स्थान है। क्लियर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो फेफड़ा है, फेफड़े को कहते हैं लंग्स। और याद रखिएगा कोरोना जब भी होता है तो सबसे पहले अटैक करता है फेफड़े पर, तो जब भी कोरोना होता है तो फेफड़े डैमेज कर देता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, तो मेलानिन है, यानी मेलानिन जो पदार्थ है ना,
याद रखिएगा वर्णक है, इसको वर्णक कहते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं वर्णक कहते हैं। और यही क्या करता है? मनुष्य के शरीर को, त्वचा को रंग देता है। जैसे आपकी त्वचा का रंग क्या है, हमारी त्वचा का रंग क्या है, अन्य अन्य राज्यों में, अन्य अन्य प्रदेशों में, अन्य अन्य देशों में, है ना, विदेशों में, तो वहां की जो त्वचा की बात करें तो उसको रंग देने वाला जो वर्णक होता है वो मेलानिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस एग्जाम के लिए ये वाले 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 के चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक होता है टेंडन, एक टेंडन होता है। टेंडन को हिंदी में कहते हैं कंडरा। ये कंडरा कभी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये टेंडन जरूर मिलेगा ऑप्शन में। ऑप्शन में ये मिलेगा कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो पेशी से हड्डी को जोड़ता है, पेशी को हड्डी से जोड़ता है, यानी पेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो उसका आंसर होगा टेंडन। टेंडन का काम क्या है? पेशी को हड्डी से जोड़ना। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? जब भी शरीर में आपकी क्या आती है, एक्साइटमेंट होता है, तो वो अधिवृक्क ग्रंथि है। क्या है? अधिवृक्क ग्लैंड जो होता है वो उत्तेजना, एक्साइटमेंट से संबंधित है। मानव शरीर के मस्तिष्क यानी ब्रेन का जो भार होता है वो कितना है? तो लगभग 1400 ग्राम होता है। अगर हम देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन 1400 ग्राम मिलेगा। अगर आपसे एग्जैक्ट यानी पूरी तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो 1350 ग्राम होता है। याद रखिएगा, मनुष्य का जो ब्रेन होता है, एक वयस्क मनुष्य का जो ब्रेन होता है वो लगभग 1350 ग्राम एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन ऑप्शन में आपको 1400 ग्राम मिलेगा। ये बात दिमाग में फिट रखना। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो उरु अस्थि मानी जाती है, ठीक है ना। सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो आप कह सकते हो उरु का मतलब आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं फीमर आप कह सकते हो, ठीक है ना। और सबसे छोटी अस्थि जो होती है वो होती है क्या? वो होती है आपकी कान की स्टेप्स हड्डी। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आंख का रेटिना जो है इंपॉर्टेंट होता है, वो फिल्म से जो है उसकी तुलना की जा सकती है। क्लियर है? रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर लोहा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो रक्त की जमने की जो क्रिया है वो दोस्तों याद रखिएगा, पहला प्रोथ्रम्बिन है जो मैंने ऊपर बताया। और अगर हम बात करें कैल्शियम और मैग्नीशियम और एफी में, तो कैल्शियम की सबसे अग्रणी भूमिका होती है। कैल्शियम आपको आंसर मारना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर क्या है? तो 140 से 180 mg जो है मनुष्य के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर होना चाहिए, और इससे ज्यादा होता है तो डॉक्टर कहता है कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया है, आपको हार्ट की समस्या हो सकती है। क्लियर है? ये बात दिमाग में रख लेना है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त जो है कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगी। जब भी आप अधिक ऊंचाई पर जाओगे, जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हो और वहां पर ब्लड प्रेशर क्या होगा आपका? बीपी हाई होगा या लो होगा? तो आप कहोगे सर दौड़ते हैं तो हाई होता है बीपी, है ना, रक्तदाब बढ़ता है, रक्तचाप बढ़ता है। जब हम सोते हैं तो हम कहते हैं कि भाई कम होता है। जब हम ऊपर चढ़ते हैं, पर्वत पर चढ़ेंगे या हम छत पर चढ़ेंगे या हम किसी ऊंचाई पर चढ़ेंगे, तो संख्या में आरबीसी की जो बढ़ोतरी होगी और बीपी भी आपका, रक्तदाब भी, रक्तचाप भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम कर दी जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा, है ना। ये बात दिमाग में रख लेना है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि में। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। दीर्घ अस्थि में जो है लसिका कोशिकाएं बनती हैं। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां जो आपकी होती हैं त्वचा से संबंधित, स्वेद ग्रंथियां, स्वेद आपका क्या होता है? स्वेदन, मैंने आपको बताया ना, पसीना। पसीना का काम क्या है? ताप को कंट्रोल करना, टेम्परेचर को बैलेंस बनाना। अब हम कह सकते हैं कि जो स्वेद ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं? ताप नियमन से यानी टेम्परेचर को बैलेंस करती हैं। सारी चीजें आपकी हमने बता के रखी है कि जब भी मनुष्य को पसीना आता है, पक्षियों को पसीना आता है, तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस। क्लियर है? ये बात दिमाग में फीड रखना। क्लियर है? मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मनुष्य के हृदय में कक्ष की संख्या 4 होती है। और आपको याद रखना है कि दायां निलय बायां अलिन, बायां निलय दायां अलिन। मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला और टिबिया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फिबुला और टिबिया मनुष्य के किस पार्ट की हड्डी है? तो पैरों की हड्डी है। फिबुला और टिबिया पैरों की हड्डियां हैं। ठीक है, चलिए पढ़ ले साफ।
अगला पॉइंट है कि गर्भाशय। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? अब देखिए, जब भी कोई भी समस्या आती है गर्भाशय में, है ना, किसी महिला के गर्भाशय में कोई भी समस्या आती है तो गर्भाशय को निकाल दिया जाता है। तो उसको डॉक्टर क्या कहते हैं, हम सब क्या कहते हैं, यूट्रस, है ना। तो यूट्रस का ऑपरेशन होता है, तो गर्भाशय को इंग्लिश में वैकल्पिक शब्द में यूट्रस कहा जाता है। यूट्रस का ऑपरेशन कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया गया क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम जो है बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन आप सभी समझते हो कि क्या काम क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो मैंने अभी पहले लेक्चर में बताया हुआ है पहली स्लाइड में। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? तो याद रखिएगा, जब भी हम सेक्स की प्रबल इच्छा करते हैं तो हार्मोन का स्रावन होता है, वो होता है एड्रिनल ग्रंथि। क्लियर है? मानव शरीर में हार्मोनों में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? विनियमित का मतलब होता है कि एक्सचेंज करना। कैल्शियम और फास्फेट को जो है एक्सचेंज करता है, तो वो कौन सा है? पैराथायराइड, जिसको कहते हैं परावटु। देखो, एक होती है अवटु ग्रंथि, अवटु को कहते हैं थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। एक होती है परावटु, इसको कहते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड वो होती है जो कैल्शियम और फास्फेट से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मनुष्य के शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? थोड़ा सा कठिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोपियन जो नली होती है, पाइप होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी जो है नली कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? शुक्राणु जो है निषेचित होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, वृक्क का मतलब क्या होता है भाई? गुर्दा होता है। गुर्दा का मतलब क्या होता है? किडनी होता है। तो यही कह रहा है कि जब किडनी जो है कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। नत्रजनित का मतलब होता है कि जो आपके बहुत अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो दोस्तों क्या करते हैं? वो किडनी के भाग में जमा हो जाते हैं। अरे भाई, क्यों जमा होंगे? क्योंकि यार किडनी काम करना बंद कर देगी तो हमारा जो शरीर का रक्त होगा, ब्लड होगा, वो सर्कुलेट यानी पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं हो पाएगा। क्योंकि किडनी का कार्य क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना, डायलिसिस करना। जब एक व्यक्ति जो है वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब है वो क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है। तो रक्त दाब जो है वो घट जाता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि उम्र बढ़ेगी और सामान्यतः तौर पर देखा जाता है किसी का हाई भी होता है, किसी का लो भी होता है। तो अक्सर तौर देखा जाए कि जैसे 80 साल की बात करें, 90 साल की बात करें, तो उनका बीपी लो होता है ज्यादातर, है ना। 60 से 70 में एकदम से हाई होता है, फिर से क्या होता है? वृद्ध होता है तो लो हो जाता है। अगला पॉइंट, मनुष्य शरीर में पुक्ष कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बृहदान्त्र में होता है। ये बात याद रखिएगा। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? परासरण। याद रखिएगा, यह जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है। यानी जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी जो बाहर की ऑक्सीजन है वो रुधिर में यानी ब्लड में मिल जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? परासरण। कौन सा अंग वसा का जो है भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो याद रखिएगा, यकृत। यकृत हमारे शरीर का वो पार्ट है जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों से हमें बचाता है, हानिकारक तत्वों से हमें बचाता है। कल को क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए कि ये बताओ कि विटामिन ए का निर्माण या विटामिन ए जो है कहां पर रुकता है? तो यकृत में रुकता है। ठीक है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम हुआ, सेरिबेलम हुआ, प्रमस्तिष्क हुआ, है ना, ये सारी चीजें कहां पर है? मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। जो मनुष्य का जो ब्रेन है वो ब्रेन क्या है? 1350 ग्राम का मनुष्य का ब्रेन होता है, यानी इतना जो है वजन होता है 1350 ग्राम। और मनुष्य का जो सेरेब्रम होता है ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। जो सबसे बड़ा जो ब्रेन का भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम जो है पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम जो है पुनर्योजन की शक्ति होती है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए उनके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो ओ होगा। गाइस याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक ए भी होता है वर्ग और एक ओ होता है। ओ में क्या होता है कि डोनर होता है। जब सर्वदाता पूछे तो आप कहो सर्व ओ होगा, जब सर्वग्राही पूछे तो ए भी होगा। क्लियर है? ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सर्वदाता रक्त समूह क्या कहलाता है? तो ओ होता है, डोनर होता है।
और सर्वग्राही का मतलब होता है एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ए बी होता है सर्वग्राही और डोनर होता है यानी सर्वदाता होता है ओ होता है। क्लियर है? जब ए हमारा क्या है, एक बंदा ए है और दूसरा बंदा ओ है, तो लड़का कैसा होगा, ओ का होगा। अगला पॉइंट, कोई बी प्रकार के रुधिर वर्ग वाला, ध्यान दीजिएगा, कोई बी प्रकार के रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो हमने आपसे कहा कि वो ए बी को दान कर सकता है, ए बी को दान कर सकता है। अगर बी वाला है, बी वाला है तो वो ए बी या बी को ही दान कर सकता है और किसी को नहीं कर पाएगा। यदि माता पिता में से कोई रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चे का रुधिर वर्ग कौन सा होगा? तो या तो ए होगा या तो बी होगा। ये बात दिमाग में रख लेना। अगर ए बी जो है एक का है और दूसरे का ओ है, तो इसमें से या तो ए होगा या तो बी होगा। कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही? मैंने कहा ना, यहाँ पर एक्सेप्टर की बात करें तो ए बी आ जाएगा, और डोनर की बात करें, डोनर का मतलब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर है तो वो आपको ओ, याद कैसे करोगे? डोनर में ओ निकल रहा है तो आप ओ लगाइएगा, और एक सर्वग्राही हो जाएगा तो ए बी तो हो ही जाएगा, है ना? ये बात आप दिमाग में रख लेना है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ये भी बात आपको दिमाग में रख लेनी है। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं, जबकि बच्चे में कितनी होती हैं? 300 प्लस हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और मजबूत हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अगला पॉइंट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में 12 पसलियां होती हैं। शरीर की सबसे जो है प्रबल अस्थि, एकदम से जो है क्या बोले, कठोर अस्थि कौन सी है? जबड़े की। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैंने आपसे अस्थि पूछा है। जब मैं आपसे पूछूं कि भाग कौन सा होगा, सबसे प्रबल भाग, सबसे कठोर भाग, तो मैंने आपको बताया है दांत का इनेमल होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स होती है, कान में होती है। और कान में कितनी हड्डी होती है? कान में 3 प्रकार की हड्डी होती हैं। एक स्टेप्स होती है, एक इनकस होती है, एक मेलियस। स्टेप्स, इनकस और मेलियस, 3 हड्डियां एक कान में, 3 हड्डियां 2 कान में। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। क्लियर है? कल को क्वेश्चन में पूछा जाए कि कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आंसर क्या होगा? 6 होंगी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मनुष्य के शरीर की? स्टेप्स होती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। कहाँ पर पाई जाती है? कल को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जांग में पाई जाती है। कहाँ पर? जांग में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर उठा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, खोखली होती है ना? और इसको सरंध्र की बात करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारी किताबें गलत आंसर लेके बैठी हैं। टिबिया नामक हड्डी कहाँ की है? तो टिबिया फिबुला, हमने आपको बताया कि टिबिया जो है हड्डी होती है वो टांग की हड्डी होती है। अगला पॉइंट, मानव शरीर के किस अंग की सबसे जो है लंबी हड्डी होती है? मैंने अभी बताया कि फीमर होती है। कहाँ की होती है? जांग की होती है ना? ये मैंने अभी आपको बताया। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो आप सभी जानते हो कि हड्डियां जो होती हैं वो फास्फोरस और कैल्शियम की हड्डियों की बात करें, ये संरचना है, और इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हड्डियों में दर्द होता है, ज्वाइंट्स में पेन होता है। और इसी के कारण हम क्या कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं हम कोई ऑयल लगाते हैं या फिर हम कैल्शियम की गोलियां खाते हैं। तो ये क्या है? ये सर हमारी कैल्शियम की कमी तो है। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, अब जरूरी नहीं एथलीट की बात करें, आप हो हम हो, अगर ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले लो, तुरंत क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है। लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य के यानी कठोर जो है शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा यहाँ पर मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन को जो चेंज करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा थकान का कारण जो होता है, जैसे अगर आप कहीं भी जाते हो, पैदल जाते हो और आप बहुत थक गए हो, आप शाम को आते हो कि बहुत ज्यादा थक गया हूं, तो रीजन क्या होता है? एक्चुअल में जो हाथ पैर आपके दर्द होते हैं वो लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा, लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड जो होता है ना, ये शरीर के मांसपेशियों में जम जाता है। जैसे ही आप जो है आराम करते हो और सुबह उठते हो तो आप देखते हो कि मैं तो फिर से फिट हो गया, तो ये लैक्टिक एसिड जो है फिर से क्या हो जाता है?
अपना बैलेंस बना लेता है, ठीक है ना, शरीर से पॉइंट से हट जाता है। तो लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो शरीर के भागों में हमारा दर्द होता है, और जब हट जाता है तो फिर क्या होता है, आराम करने के बाद फिर से हम पूरी तरीके से ताजगी के साथ हम काम करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, जो शरीर डेवलप होता है वो प्रोटीन से ही होता है। अच्छा, प्रोटीन सबसे ज्यादा होता किसमें, दालों में होता है, दालों में होता है। दालें सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, भारत में, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। प्रोटीन जो है, अगर बात करें अब देखो, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर सोयाबीन क्यों नहीं बताया आपने प्रोटीन। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है 42%। आपको ये भी याद रखना है कि 42% जो है सोयाबीन में। देखिए क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पर लिया भी क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि ये सोयाबीन भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में कहाँ पर होता है, यूएसए में होता है। यूएसए जो है सोयाबीन में और मक्का में अग्रणी है। और आपको याद रखना है कि सोयाबीन प्रोटीन है, दालें प्रोटीन है, ये सारी चीजें क्या है, प्रोटीन। अगर कल को क्वेश्चन ये आ जाता है कि दालें किसका स्रोत है, तो आंसर तो प्रोटीन ही मारोगे। एंजाइम मूल रूप से क्या है, एंजाइम भी आपके क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, तो यार याद रखो, एंजाइम जो होते हैं आपको जो है क्या करते हैं, खाना को पचाते हैं, जैविक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, तो मैंने बताया प्रोटीन होते हैं। तो इनसे बाहर एंजाइम से क्वेश्चन जाएगा नहीं मेरे भाई। मुंह में कौन सा एंजाइम होता है, तो आप कहते हो भाई टाइलिन होता है। अमाशय में कौन सा होता है, पेप्सिन होता है। और अग्न्याशय में कौन सा होता है, ट्रिप्सिन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन कहाँ कितना होता है, तो 42%। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, सोयाबीन में होता है। कितना होता है, 42% होता है। कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कैप्सूल का आवरण, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, जो कैप्सूल आप खाते हो ना दवा वाला, इसका आवरण कैसे बना होता है, तो स्टार्च का बना होता है, ठीक है ना। स्टार्च का जो है, इसका जो है क्या बना होता है, आवरण बना होता है, झिल्ली बना होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रैक्टोज। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्रैक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक होता है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है, तो हम कहेंगे ग्लूकोज। ये क्या है, हमने कहा आपसे इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब यह है कि डॉक्टर हमसे ये कहता है कि देखिए वीकनेस आ गई आपको, अगर वीकनेस आ गई है तो वो कहता है कि या तो एनर्जल पी लो, या तो आप ORS पी लो, या तो आप क्या पी लो, या तो आप जो है ग्लूकोज पी लो। तो इससे क्या होगा, तत्काल ऊर्जा मिल जाएगी। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं, तो शहद में मुख्यतः जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और फ्रक्टोज होते हैं। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है, जो ऑप्शन मिल रहा है ठोक डालना है। अगला पॉइंट, सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले देखिए गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें। हमने आपसे नहीं बोला है कि सब्सक्राइब करें, लेकिन सुपर फास्ट वीडियो कुछ मिनटों के अंदर 1000 क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है, जो एथलीट से लेकर हम सभी लेते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। जिस पर इंपॉर्टेंट लगा दूं मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है पुनः संग्रहण होता है, तो ये आपका ग्लाइकोजन के रूप में, यानी कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के शरीर में संग्रहित होता है, यानी स्टोर होता है, वो किस रूप में होता है, कल को पूछा जाए तो ग्लाइकोजन के रूप में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन जो है खाते हैं तो दालों से। याद रखिएगा, जो प्रोटीन होता है वो दालों से ही मिलता है, हमको याद रखना है, दालों से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। लेकिन अगर जब क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो सोयाबीन में। अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 42%, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। मानव शरीर में बसा जमा होती है, तो आपको याद रखना है बसा जमा जो होती है, बसा का मतलब आप समझते हो, फैट। ये फैट क्या होता है, ये फैट होता है मोटापा। अब बसा जो है, बसा ऊतक में ही तो होगी जमा। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई से। अब बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताओ कि ये ऊंट है और ऊंट का ये कुबड़ है, क्या है, कुबड़ है। इस कुबड़ में ऊंट क्या भर के रखता है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको पानी लगाकर चले आते हैं। आज क्वेश्चन मेरे भाई कान खोल के सुन लो, ऊंट जो है अपने इस कुबड़ में कभी भी पानी लेकर नहीं चलता है, कभी भी पानी लेकर नहीं चलता। बहुत सारे बच्चे कहते होंगे सर रेगिस्तान में रहता है, उसमें पानी जो है मिलता नहीं होगा, और वो जो है अपना थैला भर के चलता होगा, यानी ऊंट जो है अपने कुबड़ में पानी भर लेता होगा। बिल्कुल नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा है, बच्चों ने गलत किया है। तो जब कल क्वेश्चन यानी अगले आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आपको याद रखना है कि ऊंट हमेशा अपने कुबड़ में चिकनाई को लेकर हमेशा चलता है। याद रखिएगा, अपने कुबड़ में चिकनाई। अब वहां पर ऑप्शन में चिकनाई नहीं मिलेगा, वहां पर ऑप्शन में मिलेगा बसा, फैट मिलेगा।
तो क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अपने कुबड़ में ऊंट जो है पानी ना लेकर बसा को लेकर ही चलता है, बसा को स्टोर करके चलता है, बसा को ही कुबड़ में क्या रखता है, स्टोर करता है। दांतों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। आगे बढ़ेंगे। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट यार। देखो फ्लोरीन जो होता है वो दांतों की विकृति, दांत जब खराब होते हैं तो उसका रीजन क्या है, फ्लोरीन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। हृदय की धड़कन, अब देखिए हमने आपसे कहा ईसीजी किससे संबंधित है, बोले हृदय से। मैंने आपसे कहा पेस मेकर किससे संबंधित है, बोले हृदय से। मैंने आपसे ये कहा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा आवश्यक खनिज है, तो बोले पोटेशियम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम जो दोस्तों होता है वो हृदय की यानी हार्ट की जो क्या करता है, हार्ट बीट को बैलेंस करता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो सागरीय खरपतवार जो होता है वो शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिए। 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंड होते हैं। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हड्डियों की जब बात आए तो कैल्शियम और फास्फोरस होना चाहिए, तो जो ऑप्शन में हो तुरंत मार दीजिएगा। तो कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पर हम दोनों क्वेश्चन को हटा देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, तो आपको याद रखना है। कैल्शियम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो है आपका क्या है, विटामिन के भी है, और हम कह सकते हैं क्या, पोटेशियम कह सकते हैं। पोटेशियम भी हमारे शरीर के लिए यानी हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप ये बात याद रखिएगा, यानी सीए की बात, कैल्शियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम तो मतलब दूध जो है, दूध में कैल्शियम होता है। फास्फोरस की बात करें जो हमारे हड्डियों पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में क्या है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व, यानी एक सीमेंट और अस्थि, इनमें कौन सा ऐसा कॉमन तत्व है, तो वो है कैल्शियम। इन दोनों में कैल्शियम जो है कॉमन होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता, यानी जो आपको कहते हैं ना कि अगर रक्त की कमी हो गई है तो भैया उसका रीजन होगा लोहा। लोहा का सिंबल होता है एफी। एफी अगर है, कमी है, तो रोग पक्का होगा, कौन सा, एनीमिया हो जाएगा। किस विटामिन के जो है, किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका विटामिन के होता है, विटामिन के होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि रक्त को थक्का जमाने के लिए विटामिन के हमारा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना % होता है, जो औसतन ऑक्सीजन है वो 50% होता है, 50-50%। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आप कहोगे सर आयरन की होती है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि खून के वृद्धि के लिए पालक जानी जाती है। पालक हुआ, गाजर हुआ, ये आयरन के सबसे अच्छे स्रोत हैं, ठीक है ना। पालक के पत्तों की बात करें तो विटामिन ए सबसे ज्यादा होती है, और आयरन का एक क्या है, प्रचुर स्रोत है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है, तो हरे पत्तेदार सब्जियों में। बहुत बढ़िया गाइस, क्या बात है, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। गाइस ध्यान दीजिएगा कि जो टाइफाइड होता है ना यार, देखिए टाइफाइड एक्चुअल में बैक्टीरिया वाला रोग है। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु। बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि टाइफाइड जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है, तो आपको ये भी लिख लेना है कि टाइफाइड जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से होता है। कई बार बच्चों को हुआ भी होगा, आप सभी को भी बहुत रेयर केस में हुआ होगा, और आपके यहाँ परिवार में हुआ होगा, ठीक है ना। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि टाइफाइड जो होता है भैया किसे होता है, किसको इफेक्ट डालता है, आंत को। क्योंकि यार देखिए आंत को डालता है, इसीलिए आपने नाम सुना होगा कि आंत्र ज्वर, आया ध्यान, इसीलिए इसको कहते हैं आंत्र ज्वर। आपको पता है टाइफाइड कभी भी बुखार जो आता है वो मच्छर वाला नहीं होता है। ये क्या होता है, गंदे पदार्थ हमारे शरीर में जैसे जाते हैं वैसे ही टाइफाइड हो जाता है। जैसे गंदा पानी, अगर प्रदूषित पानी हमने पी लिया, या हमने जो है किसी बाजार की ऐसी चीज को खा लिया जो हमारे शरीर में क्या हो गया, हानिकारक तत्वों को जमा कर दिया उसने, और हमें टाइफाइड हो गया। आंतों में अगर कोई समस्या आ गई तो मतलब आंत अगर खराब है तो टाइफाइड हो गया, ठीक है ना। इसलिए टाइफाइड में डॉक्टर क्या करता है, आंत को सही कर देता है, टाइफाइड का बुखार अपने आप खत्म हो जाता है। पेचिस रोगी के लिए उत्तरदायी प्रोटो जो है वो है एंट अमीबा। अच्छा क्वेश्चन है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड किया है।
बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हैजा का क्या कारण है। तो हैजा जो है, हैजा हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सारी चीजें क्या है। टीवी की बात करें दोस्तों तो आप सभी जानते हो कि बैक्टीरिया की बात करते हैं, जीवाणु की बात करते हैं। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट का जो है काम किया जाता है। तो यानी एलिसा टेस्ट जो है एड्स से संबंधित है। और एड्स की बात करें तो यार याद रखो कि यहाँ पर जो है एड्स जो है एलिसा टेस्ट से पता लगाया जाता है कि किसी बंदे को एड्स है, किसी व्यक्ति विशेष को एड्स है या नहीं है, ठीक है। ये एड्स कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग है। अब बात करते हैं बर्ड फ्लू की। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको हम कहते हैं बर्ड फ्लू, काफी चर्चे में रहता है। इस बर्ड फ्लू को किस नाम से जानते हैं, यानी विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है। तो H5N1 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में ट्रेंड किया है, कई बार चर्चे में रहा है। यानी जो बर्ड फ्लू है ना, इसको कौन सा नाम दिया गया है। तो H5N1 दिया गया है। किसकी कमी से दंत क्षय रोग होता है। तो मैंने अभी बताया ऊपर, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं कि दांत खराब होते हैं वो फ्लोरीन की वजह से खराब होते हैं। अगला क्वेश्चन, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। तो आहार नली के एक्सरे के लिए, जो आहार नली होती है ना, खाना हमारा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम एक्सरा लेते हैं, मुझे लग रहा है कि आहार नली में समस्या है, तो डॉक्टर क्या करता है कि आहार नली का एक्सरा लेंगे। तो एक्सरा लेने के लिए बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। बेरियम मील आपको याद रखना है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किसका हम यंत्र का यूज करते हैं। तो सिटी स्कैन। सिटी स्कैन से मुझे पता लग जाता है कि किडनी में पथरी है या नहीं है। तो हम सिटी स्कैन, यानी गुर्दा का मतलब होता है किडनी, और किडनी का मतलब होता है वृक्क, है ना। वृक्क की बात करते हैं तो गुर्दा, वृक्क, किडनी एक ही चीज है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनित होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। आप याद रखिएगा, कैंसर के लिए अगर आप जो है बुलावा दे रहे हैं तो आप तले हुए पदार्थ को कम करिएगा। फैटी एसिड की बात करें, अगर हम बात करें दोस्तों, आपका लीवर हो जाता है, फैटी लीवर बढ़ जाता है, तो आपको तैली चीजें नहीं खानी चाहिए। आप देख रहे होगे ना आपके घर में, यार आप देख लो, बहुत सारे लोग हैं, जैसे 5 लोग हैं तो उसमें 5 लोग ऐसे होंगे, उसमें 2 लोग कहीं ना कहीं दवाई खा रहे होंगे, है ना, दवाई खा रहे होंगे नए बच्चों को छोड़ के। अगर मैं आपको बताऊं यार 4 लोग हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके 3 ऐसे लोग होंगे जो दवाई खा रहे होंगे, दवा पे डिपेंड। तो हर दूसरा बंदा दवा पे डिपेंड है आजकल। हर दूसरा बंदा दवा पे डिपेंड है यार, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो। मैं पूरी तरीके से सही बता सकता हूँ आपको। ये रियलिटी अपने चारों तरफ आप झांकिए, देखिए, और आने वाले समय में होगा क्या, भगवान मालिक है। अगला पॉइंट है कि किस भारी वस्तु की विषाक्त यकृत जो है सिरोसिस पैदा करती है। तो कॉपर। आप याद रखिएगा, देखिएगा, एक ऐसा पॉइंट जिसको हम कहते हैं लीवर। लीवर को क्या करता है, हानिकारक यानी विषाक्तता, सिरोसिस पैदा करता है कॉपर। कॉपर एक ऐसा पदार्थ है जो लीवर को क्या करता है, इफेक्ट डालता है। मानव शरीर में रक्त की पर्याप्त जो है आपूर्ति को क्या कहते हैं, तो इस्कीमिया। इस्कीमिया क्या है, अगर मनुष्य के रक्त की जो है पूर्ति नहीं हो रही है, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन, हम हैं एक तरफ और एक तरफ आप हो, ये हम 1 नंबर पे हैं, ये आप दूसरे नंबर पे हो। हमारे शरीर में रक्त जो है सर्कुलेट नहीं हो रहा अच्छी तरीके से, और आप में बिल्कुल बिंदास चल रहा है। तो मतलब इस रक्त में जो आपकी कमजोरी है, जो आपकी कमी है, जो आपकी जो है अपर्याप्त आपूर्ति है, इसको क्या कहेंगे, इस्कीमिया कहेंगे। टाइफाइड पैदा किया जाता है तो साल्मोनेला जो है टाइफी के द्वारा। जब आप जो है टाइफाइड की रिपोर्ट आप जो है करवाते हो तो उसमें कहता है साल्मोनेला ए रिपोर्ट पॉजिटिव, साल्मोनेला ओएस रिपोर्ट पॉजिटिव। तो आप देखते हो ना, तो आप याद रखिएगा, जब टाइफाइड होता है तो ये विषाणु जनित रोग ना होकर टाइफाइड जो है जीवाणु जनित रोग होता है। टाइफाइड को आंत्रज्वर कहते हैं। टाइफाइड जो है आंतों को इफेक्ट डालता है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा यह किया जाता है। बीसीजी की बात करें तो आपको याद रखना है बीसीजी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा, फुल फॉर्म इसका याद रखना है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन है। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। तो बीसीजी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किससे संबंधित है बीसीजी, तो टीबी से संबंधित है, क्लियर, ट्यूबरक्लोसिस। अगला पॉइंट, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है, तो आपको याद रखना है फ्लू जो है पानी के द्वारा नहीं होता है। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो अरक्तता का मतलब होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है यानी रक्त की कमी। किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अगर हीमोग्लोबिन देखा जाए तो 14 से यानी 12 से 14 या 14 से 16 के बीच में होना चाहिए, है ना। अपना हीमोग्लोबिन बताइए कि कितना है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, आपका हीमोग्लोबिन कितना है। क्या आपने कभी भी ब्लड टेस्ट कराया है, क्या आपने कभी देखा है कि ब्लड टेस्ट में हमारा हीमोग्लोबिन कितना है। अगर आपका 11 है तो आपका डाउन है, अगर आपका 12, 13, 14 है तो हम कह सकते हैं ये नॉर्मल वैल्यू है।
चेचक जो है जिसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं होने का कारण है बेरियोला वायरस है। क्लियर है? बेरियोला वायरस क्या है? चेचक की बात करता है। जब भी चेचक दिखे और ऑप्शन में बेरियोला दिखे तुरंत मार दीजिएगा। बेरियोला दिखे और ऑप्शन में चेचक दिखे तुरंत मार दीजिएगा। गाय का जो रंग होता है यानी दूध का रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? तो कैरोटीन जो होता है ना, कैरोटीन की कमी के कारण, आप कमी की बात कर रहे हो, मौजूदगी कहो, डायरेक्ट मौजूदगी कहो, कैरोटीन की मौजूदगी के कारण जो गाय का कलर होता है भैंस की अपेक्षा क्या होता है? पीला होता है। अच्छा, मैंने आपको यूरिन बताया था, यूरिन का भी क्या होता है? कलर पीला होता है। याद आया? तो यूरिन का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। क्लियर है? कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं, तो अन्न जो होते हैं, अन्न का मतलब आप समझते हो जो खाना, स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है? कोबाल्ट 16। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी धातु जो है कैंसर के लिए उपयोगी होती है? तो कोबाल्ट। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, वो क्या होता है? वसा होता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है। इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, जबरदस्त है। इससे रक्त का थक्का यानी जो आपका ब्लड है उसका कोटिंग हो जाता है, ब्लडेड कोटिंग। क्लियर है? बीसीजी का टीका हमने आपको बताया कि बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट क्यूरिन। बीसीजी टीबी से संबंधित होता है, बीसीजी टीबी से संबंधित होता है, मैंने अभी कितनी बार बताया है। लेकिन टीबी को आपको याद रखना है, जब ऑप्शन में टीबी ना मिले तो आप तपेदिक मारिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी बीसीजी मिले तो आप तपेदिक या टीबी ढूंढिएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं अधिक जानकारी के लिए कि टीबी को ही क्या कहते हैं? तपेदिक कहा जाता है। किडनी को ही क्या कहते हैं? वृक्क कहा जाता है। यकृत को ही क्या कहते हैं? लीवर कहा जाता है। लीवर, यकृत और जिगर एक ही चीज है। क्लियर है? ये बातें आपको याद रखनी है। पता चले ऑप्शन तो आपने किडनी याद करा है लेकिन वो गलती से वो वृक्क आ गया, तो आपको पता था कि वृक्क तो मुझे पता ही नहीं है, किडनी मुझे पता है, तो एक ही चीज है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो जब भी पीलिया किसी को होता है तो आपका लीवर डैमेज हो जाता है। जब भी टाइफाइड होता है तो आपका आंत डैमेज हो जाता है। इसलिए टाइफाइड को आंत्रज्वर कहते हैं और इसीलिए पीलिया को क्या कहते हैं? यकृत का डैमेज होना। ठीक है? पीलिया को कहते हैं इंग्लिश में जॉइंडिस। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो निमोनिया जब भी होता है किसी को तो लंग्स को डिफेक्ट करता है। और लंग्स की बात करें तो लंग्स, कोरोना, टीवी, सारी चीजें, जैसे टीवी हुआ किसको इफेक्ट करेगा? आंसर फेफड़ा। कोरोना आंसर फेफड़ा, निमोनिया आंसर फेफड़ा। पूर्ण स्मृति लोप को किस द्वारा जाना जाता है? तो हम कह सकते हैं एमेनेशिया एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं पूर्ण स्मृति लोप। जब आप किसी भी तरीके से अपनी मेमोरी को खो जाते हो, यानी आपकी जो मेमोरी है वो खत्म हो जाती है। जैसे किसी एक्सीडेंट में आप कहते हो ना कि उसकी याददाश्त चली गई, तो याददाश्त खत्म हो जाने को हम क्या कहते हैं? एमेनेशिया कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। मैंने आपसे कहा कि सबसे तेजी से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीत ज्वर संचारित किया जाता है, तो पीत ज्वर दोस्तों एडीज के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीत ज्वर जो है एडीज मच्छर के द्वारा, जिसको पीत ज्वर कहा जाता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? विटामिन बी, विटामिन ए। अब मैंने अभी आपसे कहा था कि संक्रमण विटामिन ए अगर है तो ये किस शरीर के किस भाग में रुकता है? तो आपको याद रखना है लीवर में। क्या याद रखना है? कि विटामिन ए जो है कहां पर स्टोर होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो यकृत है, लीवर है, वहीं पर विटामिन ए स्टोर होता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और यह दोस्तों क्या करता है? यह हार्ट की क्रियाओं को देखता है। ठीक है ना? यानी हार्ट से संबंधित होता है, ये आप कह सकते हो। कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा फैलता है? तो रक्त के अवधान के द्वारा जो फैलता है वो टाइफाइड, जिसको हम कहते हैं आंत्रज्वर। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? अरक्तता हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एनीमिया, या हम कहते हैं खून की कमी। और खून की कमी होगी तो फेरस कम होगा, लोहा की कमी होगी और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अगला पॉइंट, पीलिया एक प्रतीक है। तो मैंने आपसे कहा ज्वाइंटिस जो होता है वो यकृत को डैमेज करता है, इसलिए यकृत की बीमारी है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है, तो जीवित प्रतिरक्षियों के लिए यहाँ पर चेचक। अब मैंने आपसे कहा कि चेचक जो है कितनी बार मैंने अभी बताया कि स्मॉल बॉक्स जो है किससे संबंधित है? जल्दी से बताओ। बेरियोला वायरस है ना? चेचक जो होता है वो बेरियोला वायरस से संबंधित है, इसलिए आपको चेचक को तो भूलना ही नहीं है।
जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो आदमी को क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। यानी भैया शर्करा का मतलब होता है शुगर, अगर शुगर बढ़ता है तो डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज मेलिटस की बात करेंगे, है ना। और डायबिटीज के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलिन का प्रयोग करते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी जब भी हम बात करते हैं, देखिए एफ्लाटॉक्सिन, जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि एफ्लाटॉक्सिन जो आपका विषाक्त पदार्थ है ये कौन से पार्ट की बात करता है, तो आपको याद रखना है यकृत, यकृत को डैमेज करता है। अब यकृत क्या होता है, यकृत लीवर, इसको हम लीवर कहते हैं, और ये क्या करता है, हमें जितने भी विषैले पदार्थ हैं शरीर में ये सब अपने ऊपर झेल लेता है, और भैया क्या करता है, शरीर में कोई भी गतिविधि कमजोर नहीं पड़ने देता है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यकृत जो है शरीर में कोई भी ऐसी क्रिया को अवरुद्ध नहीं करता है जिससे शरीर बीमार पड़े, यकृत अपने ऊपर झेल लेता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मिनीमाता रोग का कारण है, मिनीमाता रोग का कारण क्या है, पारा है। अनुवांशिकी रोगों में कौन यौन से संबंधित है, तो आप कह सकते हो हीमोफीलिया, हम कह सकते हैं यानी अनुवांशिकी रोग। अनुवांशिकी का मतलब होता है हेरिडिटी, यानी अगर हमारे अंदर हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का मतलब मैं बता देता हूँ, एक रोग होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि मनुष्य का जो रक्त होता है वो जमता नहीं है बाहर, यानी अगर कोई भी ब्लड लग जाता है तो फिर वो बहता रहता है। तो ये क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग पट्टी बांध देते तो हम लोगों का रक्त हो जाता है भैया, जम जाता है थोड़ी देर में। लेकिन वो क्या होता है कि चाहे जितना पट्टी बांधो, अगर चोट लग गई है तो फिर बहेगा बहेगा, और इतना ज़्यादा बह जाएगा, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। तो आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो अनुवांशिकी रोग होता है। और ये अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे अगर दादा दादी को या नाना नानी को या बाबा को या मेरे पिता को, किसी को भी अगर ऐसा रोग था तो मुझ में ये चांस है कि उनके बच्चे में भी होगा या उनके परिवार के सदस्यों में भी होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण होता है। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस एक ज्वर होता है जो उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में फैला था। केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, और जापानी जो है यूपी में भी फैला। जापानी इंसेफ्लाइटिस की बात करें तो विषाणु जनित रोग है, ठीक है ना। और ये दोस्तों ज्वर जो होता है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी एक ऐसा ज्वर होता है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। दोष युक्त वृक्क, वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों में अपोहन होता है। तो अपोहन जो होता है ना, अपोहन का मतलब आप समझते हो ना, डायलिसिस, रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें जो है क्या क्या कारण होता है, परासरण। ईईजी संबंधित होता है, तो आपको याद रखना है ईईजी जो होता है इलेक्ट्रोएन्फेलोग्राम होता है फुल फॉर्म, और ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और ईईजी जो होता है वो मस्तिष्क से होता है, ईसीजी होता है वो क्या होता है, हृदय से होता है। केसीन दुग्ध होता है, तो केसीन जो है, केसीन क्या है, केसीन दुग्ध जो होता है वो प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, जो दुग्ध में प्रोटीन होता है आप कह सकते हो उसको केसीन, या केसीन दुग्ध होता है वो क्या कह सकते हो, उसको प्रोटीन कह सकते हो। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, ये बढ़िया है क्वेश्चन। घेंगा रोग कहां पर होगा, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करेगा। और ये कमी होता है, ये दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आयोडीन इंपॉर्टेंट है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो याद रखना है दूध में जो मिठास आएगी वो लैक्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। लैक्टोज की जो है क्या होती है, उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है। आप देखते हो जब भी गाय का दूध पीते हो तो थोड़ा सा मिठास आपको मिलता है। और गाय की बात करें तो गाय में पीला रंग होता है, मैंने अभी बताया ना, पीला रंग होने का कारण होता है कैरोटीन। क्लियर है, ये भी बात आपको याद रखना है। घात करो और छिप जाओ, एक ऐसा विषाणु है, घात करो और छिप जाओ, आरएसवी। आपको याद रखना है आरएसवी जो है विषाणु, आपको याद रखना है कि आरएसवी विषाणु को हम कहते हैं घात करो और छिप जाओ। क्लियर है, चलिए। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है एक बसा होता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब आप तैलीय चीजें खाते हो, ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खाते हो, तो आपसे क्या होता है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का यही मतलब है कि वो हृदय पे असर डालता है। ज्यादा तैलीय चीजों से क्या हो सकता है कि हृदय में अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि कोलेस्ट्रॉल को डाउन करो, यानी तैलीय चीजों को ना खाओ। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl अम्ल में जो लघु मात्रा का पैदा करना होता है, ये होता है। बसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। हम ये कह सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बसा में घुलनशील, और एक होता है जल में घुलनशील। तो आपको याद रखना है जल में घुलनशील होता है विटामिन बी, विटामिन सी, और वसा में होता है ADE, ठीक है ना। कैल्सीफेरॉल आप कहते हो डी को। अच्छा, कैरोटीन किसको कहते हो, टोकोफेरॉल किसको कहते हो, तो हम कह सकते हैं टोकोफेरॉल किसको कहते हैं,
तो आप यही कहोगे कि सर ये ई विटामिन होता है, फिलोक्विनिन के विटामिन होता है, ए रेटिनॉल होता है। तो वसा में घुलनशील होते हैं ए डी ई के, जल में घुलनशील होते हैं बी और सी। ठीक है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एनोस्मिया कहते हैं, तो एनोस्मिया जो होता है घ्राण संवेदना की कमी को हम कहते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है शरीर के टेम्परेचर को स्थिर रखने के लिए, टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान और अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कब अलग हुए थे? 2014 को अलग हुए थे। पूरी डेट है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि काली मौत किसे कहा जाता है, यानी ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? तो प्लेग को कहा जाता है। प्लेग होता किससे है? तो चूहे से होता है। यानी आपको याद रखना है कि काली मौत या ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? तो प्लेग को कहा जाता है। होता किससे है? रेड से होता है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब भी डेंगू होता है तो डेंगू किससे होता है? पहली बात तो वायरस से होता है, ठीक है ना। और मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से होता है। तो सारी चीजें याद रखनी है ना, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग हैं और मच्छरों से ही होते हैं। देखो डेंगू होता है आपका वायरस से, और मलेरिया हो जाता है प्रोटोजोआ से। टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड में भी बुखार आता है, तो टाइफाइड हो जाता है जीवाणु से, है ना, यानी बैक्टीरिया से। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी के कारण कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की हो जाती है। प्लेटलेट्स होना कितना चाहिए? 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, मैंने कई बार बताया है। थायमीन है, थायमीन दोस्तों विटामिन बी है। थायमीन की बात करें बी है, और बी की बात करें तो B1 से लेकर B12 तक चलता है ना। ये बात आपको याद रखनी है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? B12 कहते हैं। कोबाल्ट से क्या होता है? कोबाल्ट से कैंसर का इलाज होता है, ये भी आपको याद रखना है। बच्चों में अस्थियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 300 होती है, 300 से ज्यादा होती है। लेकिन जो अस्थियां मुड़ जाती हैं उसका कारण क्या है? विटामिन डी है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण जो है, बीएमडी दोस्तों किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में। आप याद रखिएगा, बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है, जो हड्डियों से संबंधित है। एड्स जो होता है वो एड्स होता है विषाणु से होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने से क्या हो जाता है? सिरोसिस से ग्रसित हो जाते हैं अपन लोग, है ना। तो याद रखना है, जो अल्कोहल होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? शराब की बात करें, वाइन की बात करें, इस सारी चीजें अगर जो होती हैं वो अल्कोहल होता है। और मरते क्यों है? क्योंकि सिरोसिस के कारण। घेंगा रोग की बात करें तो घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? सरल गलकंड कहते हैं। और कौन सी बीमारी है? थायराइड ग्रंथि में जो है क्या करती है? प्रभावित करती है। तो सारे क्वेश्चन हो गए कि सरल गलकंड क्या है? घेंगा है। क्या कमी है? आयोडीन की कमी से होता है। किसको प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि को करता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखनी है। थायराइड ग्रंथि को क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को कहते हैं आवट्टू ग्रंथि, ये भी आपको याद रखना है। मलेरिया का संक्रमण, अब मलेरिया की बात करिए तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। कभी भी बच्चे जीवाणु और विषाणु मत लगा के चले आना, नहीं तो गलत करके आओ। मलेरिया का संक्रमण जो होता है, संक्रामक चरण होता है, वो क्या होता है? स्पोरोजोइट होता है, यानी इसको हम कहते हैं बीजाणु कहते हैं। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा जो होता है वो कवकीय रोग होता है। छोटी माता को हम चिकन पॉक्स कहते हैं, और चेचक को हम क्या कहते हैं? चेचक को हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स। चेचक जो होता है वो हम बेरियोला वायरस से संबंधित है, जबकि चिकन पॉक्स जो होता है वो डीएनए वायरस होता है। याद रखिएगा, जो हम कहते हैं चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, ये डीएनए वायरस होता है और वो होता है बेरियोला वायरस। क्लियर है। चलिए, काला जार का रोग वाहक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। काला जार जो है वो होता है सिक्टा मक्खी से। मक्खी है, एक प्रजाति है सिक्टा, आप कह सकते हो। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है? लुई पास्चर ने किया है। श्वेत फुफ्फुस रोग कौन से कर्मियों को होता है? तो आप याद रखिएगा, श्वेत फुफ्फुस का मतलब है कि सफेद फुफ्फुस। आप याद रखो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सर एक ऑप्शन होगा कि कपास की खादानों में काम करने वाले रोग, गलती से मत लगा देना। जो श्वेत फुफ्फुस रोग होता है वो सीमेंट के जो कर्मी होते हैं ना, सीमेंट की खदानों में काम करते हैं, तो उनको क्या हो जाता है कि जो फेफड़े से संबंधित रोग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं श्वेत फुफ्फुस रोग। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, छोटे बड़े एग्जामों में। एड्स विषाणु के कारण सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो AZT है, जिसको हम कहते हैं जीडोबुडीन कहते हैं। AZT बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सूक्ष्म जीवी, अच्छा एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? मैंने अभी बताया था, एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि एड्स दिवस हम प्रति साल कब मनाते हैं, कमेंट करो फटाफट। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है?
तो हम कह सकते हैं कि वायरस से जो है हेपेटाइटिस बी जो है हो जाता है। एस्बेस्टास के कारण कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर एम्फिसेमा जो होता है, क्या होता है? एम्फिसेमा होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, एक बार ही अभी क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा कठिन है, इसलिए हो सकता है मे भी ना आए। स्कर्वी रोग की बात करें तो आपका विटामिन सी की बात करता है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक क्या होता है? एसिड होता है। और ये खट्टे पदार्थों में जैसे आंवला हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, ये आपका जो है होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, न्यूस्ट्राट्यूफिल्स की बात करें, थोड़ा सा ये क्वेश्चन कठिन है तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि यार आप कह सकते हो कि इसको जो है आईएएस लेवल में पूछा गया था, तो हम नहीं रखेंगे इसको, टेंशन मत लो। दूध का धवल रंग, अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कितने बच्चों को पता है? यहाँ केसीन लिख लो, केसीन, केसीन है, केसीन, ध्यान दीजिएगा। दूध का जो धवल रंग है, धवल रंग का मतलब है पीला रंग। आप धवल रंग का मतलब समझ रहे हो? थोड़ा सा मटमैला। आप कह सकते हो कि किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसीन। केसीन क्या है? प्रोटीन होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि केसीन जो है, केसीन के कारण ही क्या होता है? दूध का धवल रंग होता है। संतुलित आहार में सन्निकटन होना चाहिए। जो संतुलित आहार यानी हमारे जो दिनचर्या का आहार है, यानी हमारा जो खाना होता है 24 घंटे में जो हम खाना लेते हैं दिन में, उसमें क्या क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 वसा होना चाहिए, 3/5 कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए इसी को कह सकते हैं संतुलित आहार। अगर ये लिया जाए ना तो कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े, इसलिए आजकल ये मिलता नहीं है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो स्टार्च और ग्लूकोज में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति, जब हृदय में जो ब्लड पंपिंग की जो रिसोर्सेज हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका अवरुद्ध हो जाता है, तो हृदय में क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग, अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन में पूछे ब्लैक लंग रोग कहाँ पर होता है, तो कोयला के खान में जो कर्मी होते हैं उनको ब्लैक लंग होता है। और जब क्वेश्चन में पूछे कि श्वेत फुफ्फुस रोग कौन से कर्मियों को होता है, तो सीमेंट के कर्मियों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है, और ब्लैक लंग रोग होता है कोयला के खान में काम करने वाले कर्मियों को। ठीक है? दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहां पर पता चला था? तो इटाई दोस्तों, यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड किए हैं, आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक तो इटाई रोग है, ये सबसे पहले जापान में पता चला। और इटाई रोग जो है वो किससे संबंधित है, यानी कौन से प्रदूषण से संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग हो जाता है। तो कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? इटाई। कैसा रोग है? दर्दनाक अस्थि रोग है, यानी हड्डियों में बहुत जबरदस्त भयंकर दर्द होता है। क्लियर है? आपको ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कितने किलो कैलोरी का वो भोजन ले जो पूरी तरीके से एक मेहनत कर पाए, अच्छी तरीके से मेहनत कर पाए। तो 4000 किलो कैलोरी का अगर वो भोजन लेता है तो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। साइनाकोबाल्मिन विटामिन, आप सभी समझते हो कि साइनाकोबाल्मिन विटामिन जो है वो B12 की बात करता है, और B12 की बात करें तो इसमें कोबाल्ट होता है, याद रखिएगा कोबाल्ट होता है। और कोबाल्ट 16 जो होता है वो कैंसर के उपचार के लिए काम आता है। विटामिन जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में, तो विटामिन सी होता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है? विटामिन सी का सर्वोत्तम जो स्रोत होता है वो आंवला होता है। इसके बाद आप कह सकते हो नींबू होता है, आप कह सकते हो नारंगी हो सकता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त हो जाता है? आप सभी जानते हो कि अगर हमारे दांत खराब हो रहे हैं, हमारे मसूड़ों में पायरिया हो रही है, तो आप सभी को एक विटामिन की कमी होगी, विटामिन सी। तो आपको वो विटामिन सी लेना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। विटामिन सी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक नाम क्या है? तो केमिकल प्रोसेस नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है? ये बात दिमाग में रख लेना। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाले विटामिन को हम क्या कहते हैं? तो विटामिन डी जो है सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। विटामिन डी हमारा प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। क्लियर है? ये बात दिमाग में फिट रख लेना। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी जो है हमें प्रातःकालीन सूर्य से प्राप्त होता है। याद रखें, प्रातःकालीन धूप में, धूप में नहीं, प्रातःकालीन जो जिस समय आपका सूर्य लाल हुआ करता है उस समय हमें विटामिन डी मिलती है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत में विटामिन डी होती है। विटामिन डी के सृजन में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई से बांझपन हो जाता है, यानी कमी अगर है तो बांझपन हो जाएगा आपको। ठीक है? विटामिन ई जो है विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? यानी लिंग ग्रंथियों से संबंधित है।
मैंने वही बताया कि विटामिन ई से जो है हम सभी को अगर इसकी कमी है या किसी व्यक्ति को या किसी भी ऐसे प्राणी को अगर कमी है तो वो हो जाएगा बांझपन का शिकार हो जाएगा, यानी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में चीजें चेंज हो जाएंगी। रक्त स्कंदन में यानी रक्त का थक्का जमता है तो उसके लिए विटामिन कौन सा इंपॉर्टेंट है? फिलोक्विनिन है, यानी विटामिन के है जो रक्त का थक्का जमाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों पूरी तरीके से, गला खराब हो रहा है और फेफड़े भैया बोलने वाले हैं। देख लीजिए टाइम कितना हुआ है, 1 घंटा 18 मिनट हुआ है और लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर हम ये वीडियो खत्म करने वाले हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो आपको याद रखना है विटामिन के से जो है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है, और अभी मैंने ऊपर बताया है कि फिलोक्विनिन होता है इसका रासायनिक नाम। मनुष्य के नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? विटामिन ए इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन ए और डी और ई और के ये ऐसे विटामिन हैं दोस्तों जो वसा में घुलनशील हैं। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी के कारण, यानी नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है रतौंधी अगर हो जाता है, देसी भाषा में बोलो रतौंधी क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब बोले तो उम्दा प्रश्न, इंपॉर्टेंट। छिली हुई सब्जियों को अगर धो दिया, देखिए सब्जी को छीलने से पहले धोया जाता है, ना कि छीलने के बाद। अगर छीलने के बाद, जैसे तोरई है आपने छील दिया और उसके बाद धो दिया तो विटामिन सी खत्म, मतलब विटामिन सी खत्म हो जाएगा, बाद बाकी चीजें बची रहेंगी। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। गोल्डन धान में सर्वाधिक विटामिन कौन सी होती है? तो विटामिन होती है ए होती है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? लैमार्क तथा ट्रिवनेरस ने किया है। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं अरस्तु कहे जाते हैं, यानी एरिस्टोटल कहे जाते हैं। जूलॉजी यानी फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स जो है अधिकांशतः जो है प्राप्त होते हैं वो जीवाणु से, यानी बैक्टीरिया से। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन चाहे आप रिवीजन करें चाहे आप लिखें, मुझे नहीं मतलब, वीडियो खत्म होना चाहिए और एग्जाम क्रैक होना चाहिए। बस मुद्दा हमारा एक है, एग्जाम क्रैक होना। भले आप आज सब्सक्राइब करो या ना करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम क्रैक होना चाहिए। ठीक है ना? मेहनत मैं कर लूंगा दोस्तों, आप मेहनत कर लोगे, बस यही तो चीजें हैं, मेहनत आपका रिजल्ट दिखाएंगी। एंटीबायोटिक की बात करें तो दोस्तों ये प्राप्त होती हैं जीवाणुओं से, यानी बैक्टीरिया से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितनी? आप समझ, इसको जो है हम आपको क्या बताएंगे जब हम भी जो है क्वेश्चन साइंस के में कौन सी फसल जो है सहायक होती है, तो आपको याद रखना है कि फली। अगला पॉइंट, नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण में यहाँ पर एक पॉइंट है, लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण। तो आपको यार एक चीज याद रखना, चाहे हीमोग्लोबिन आए चाहे लेग हीमोग्लोबिन आए, अरे होता तो काम यार ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का ही। कितनी बार बताया कि हीमोग्लोबिन का वर्क है ट्रांसपोर्टेशन का। अरे काहे का ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन का। क्लियर है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तपेदिक, यानी तपेदिक को कहते हैं टीवी की बात करें, चाहे हम अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर टाइफाइड की बात करें, है ना, कुकुर खांसी की बात करें, तो ये सारे रोग कैसे हैं? सिफिलिस की बात करें, डिप्थीरिया की बात करें, ये सारे रोग, प्लेग की बात करें, है ना, टाइफाइड की बात करें, टीवी की बात करें, तपेदिक की बात करें, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने करी है? ल्यूवेनहॉक ने करी है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से कहलाता है वो जीव विज्ञान कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। फाइकोलॉजी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। फाइकोलॉजी का अध्ययन होता है, यानी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का, एलिगी का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो जो आपका इकोसिस्टम होता है, हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी, ठीक है ना, इकोलॉजी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, और पारिस्थितिकी की बात करें तो इकोलॉजी। क्लियर है? तपेदिक यानी टीवी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम। जो माइक्रोबैक्टीरियम है ये टीवी को जो है उत्पन्न करता है। टीवी होती किससे है? विषाणु से होती है, जीवाणु से? तो आप कहोगे सर जीवाणु से होती है, यानी बैक्टीरिया से होती है। ठीक है,
एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो एक्सोबायोलॉजी होता है तो वाहक ग्रहों का अंतरिक्ष में जीवन जो होता है उस पर जो है क्या करा जाता है? रिसर्च करा जाता है, स्टडी करा जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी जो है पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी जो आशय कहलाता है, यानी प्रकाश संश्लेषी जो कहलाता है वो क्या होता है? वर्णी लवक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णी लवक किससे संबंधित है? बैक्टीरिया से संबंधित है। काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण में जो है आपका स्रोत होता है। हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा दोस्तों जीवाणु के कारण होता है। टीवी जीवाणु और बैक्टीरिया है तो एक ही। टीवी क्या होता है? जीवाणु के कारण होता है। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जीवाणु के कारण होता है ना। अब दूध से दही जमता है, उसका कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है। मैं फिर से बताऊंगा, हैजा दोस्तों होता है, टीवी की बात करें, हैजा हुआ, टीवी हुआ, तपेदिक हुआ, और क्या हुआ? प्लेग हुआ, और क्या हुआ? टाइफाइड हुआ। ये सारे जीवाणु से होते हैं। दूध दोस्तों जब भी हम रख देते हैं, सुबह देखते हैं कि दूध भैया खट्टा हो गया, रीजन क्या है? जीवाणु। दही कैसे जमता है? दही भी जमता है दोस्तों जीवाणु से ही जमता है। बोले कैसे? कि जीवाणु कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। तो आंसर होता है जीवाणु। लेकिन ये बताओ कौन सा जीवाणु है जो दही को जमाने के लिए इंपॉर्टेंट है? लैक्टोबैसिलस है। क्लियर है। एड्स वायरस क्या है? एड्स वायरस है आरएनए। कैसा आरएनए? एक सूची आरएनए। आरएनए होता है और एक होता है डीएनए होता है। ठीक है ना। राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है। जल्दी से बताओ। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताओ। एड्स का कारण क्या है? मैंने आपको बताया वायरस होता है। अगला क्वेश्चन, एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से फैल सकता है, नीडल से फैल सकता है, ठीक है ना, किसी भी तरीके से फैल सकता है, जरूरी नहीं वो शारीरिक संपर्क से। शारीरिक संपर्क मैंने इसलिए यहाँ पर लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन के ऑप्शन में था, इसलिए मैंने टाइप कर दिया है। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है। एड्स वायरस से होता है। एड्स जो होता है इलिसा टेस्ट प्रणाली से एड्स नापा जाता है, और एड्स के लिए एक जो दवा है AZT इसका यूज किया जा रहा है। और एड्स के लिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पर शारीरिक संपर्क से एड्स होता है। शारीरिक संपर्क के अलावा जो है आपकी गलत सुई का इस्तेमाल, उससे भी एड्स होता है। गलत ब्लेड का इस्तेमाल, उससे भी आपका जो है ब्लड से जो है एड्स हो सकता है। ठीक है ना, सारी चीजें हैं। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन स्टार बना लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BIMP क्वेश्चन। सॉर्स क्या है? सॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉर्स विषाणु जनित रोग है। और याद रखिएगा, सॉर्स की बात करें, इसी का जो एक तरीका है कोरोना। कोरोना एक आपका क्या है? इसी का एक ऑप्शन आप मान सकते हो। खसरा, कल को क्वेश्चन कोरोना आ जाए तो कोरोना क्या मारोगे? कोरोना भी एक वायरस है, इसको तो आप जानते ही होंगे। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा दोस्तों विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक हुआ, रेबीज हुआ, खसरा हुआ, है ना, एड्स हुआ। ये सारी चीजें क्या है? ये आपके क्या होते हैं? विषाणु से होते हैं। जंतुओं में होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग। क्वेश्चन में आ सकता है कल को कि फूट एंड माउथ रोग कहाँ किन्हें होता है? पक्षियों में, जंतुओं में, व्यक्तियों में। तो फूट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु से होता है और जंतुओं में होता है। आलू में मोजेक जो रोग होता है, यानी जो मोजेक डिजीज होता है, वो रीजन क्या है? वो दोस्तों है विषाणु है। क्लियर है? ये बात आप दिमाग में रख लेना। ठीक है, चलिए। मशरूम क्या है दोस्तों? मशरूम है आपका कवक है। याद रखिएगा, मशरूम क्या है? कवक है। प्रथम व्युक्त जो है प्रतिजैविकी कौन सा था? तो आपको याद रखना है कि प्रथम जो है प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन है। खोज किसने करी? अलेक्जेंडर। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट। पेनिसिलिन की खोज किसने करी है? जल्दी से बताइए किसने करी है? बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी है। मैं अच्छा बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी है। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। एथलीट फुट जो है नामक बीमारी जो है होती है दोस्तों कवक से होती है। कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध बनाता है? तो यह है माइक्रोकोराइजा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकेन जो दो वर्गों के मध्य, यानी याद रखिएगा, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वो कौन है? कवक और शैवाल। अच्छा क्वेश्चन है। एनवायरमेंट और जो है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप कह सकते हो, जो साइंस के टेक्नोलॉजी से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वो कौन है? कवक और शैवाल। अच्छा, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? अभी मैंने ऊपर बताया कवक का है, शैवाल का है। फटाफट कमेंट करिएगा। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त करते हैं तो लाइकेन से प्राप्त करते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से होती है, आप सभी जानते हो। सूर्य में अगर हम बात करें, सूर्य में कौन सी गैसेस विद्यमान है? एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। हाइड्रोजन है 71% और हीलियम है 26%। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
साबूदाना को कहते हैं सैगो। ये किससे बनता है या किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना हमेशा प्राप्त होता है साइकस से, ठीक है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि जिसको हम कहते हैं इफेड्रिन, किससे प्राप्त होती है? तो इफेड्रिन प्राप्त होती है इफेड्रा। अब कल को क्वेश्चन के ऑप्शन में इफेड्रिन ना दिया हो या कह दिया जाए कि डायरेक्ट कह दिया जाए कि दमा और खांसी के लिए औषधि जो प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होती है? तो इफेड्रा। और कौन सी औषधि है? इफेड्रिन। एक कौन सा जीवित जीवाश्म है जिसको हम कहते हैं जिंकगो? और जीवाश्म यार ग्रह कौन सा होता है, कोई बताएगा? जीवाश्म ग्रह फॉसिल्स जो है प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह होता है दोस्तों चंद्रमा, जबकि वो उपग्रह होता है लेकिन फिर भी उसे कहा गया जीवाश्म ग्रह। किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु जो है जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है, बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है ना, आगे फैलता है। जैसे देखिए कोरोना की बात करिएगा, है ना, जीवित है तो बहुत तेजी से फैलेगा। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने के लिए उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण की बात करेगा। पर्ण जो होता है, पत्ता होता है, वो दोस्तों क्या करता है? वहीं से करता है फूल बनने के लिए उद्दीपन, ठीक है। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आपको इसको काटिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया है। और जबकि बड़ा अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है रफलेसिया। रफलेसिया क्या है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प है और सबसे छोटा पुष्प है। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। रफलेसिया सबसे बड़ा फूल है। संसार का विश्व का सबसे बड़ा फूल अगर पूछा जाए तो रफलेसिया है। सबसे छोटा फूल पूछा जाए तो बुल्फिया है। फूल गोभी के पौधों में उपयोगी भाग कौन सा है? तो ताजा पुष्प समूह, जो ऊपर का जो आप देखते हो फूल गोभी का, ये ताजा पुष्प समूह है। यही क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रफलेसिया है। और सबसे छोटा कौन सा है? बुल्फिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। क्योंकि पुष्प ही नहीं होगा तो चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी? कहाँ से बीज आएगा, कहाँ से पौधा क्या करेगा? वृद्धि करेगा, ठीक है। प्याज में खाद्य भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याज में खाद्य भाग होता है तना। तना यार याद रखिएगा, प्याज का जो खाने योग्य भाग होता है वो तना होता है। आलू क्या है? आलू दोस्तों है रूपांतरित तना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चीड़ की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का जो क्षेत्र है वो चीड़ के लिए प्रसिद्ध है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, चीड़ से प्राप्त किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, क्लियर है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। और लौंग के लिए आप सभी जानते हो कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जो लौंग इलायची के लिए जाना जाता है? तो केरल का तटीय भाग है ना, जहां पर वास्को डी गामा 1498 में आया था और इसी तरीके से उसने जो है बहुत सारा धन कमाया। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिनों में, रात में कभी नहीं होता है। कभी ऑप्शन में आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में होता है, दिन में होता है। तीसरा ऑप्शन कहते हैं रात दिन में, दोनों में होता है। तो आप तो भैया ये दोनों में लगाओगे तो ये गलती मत करना। प्रकाश संश्लेषण भैया होगा तो सूर्य की उपस्थिति में, और जब सूर्य रात में नहीं होगा तो कहां से हो जाएगा? तो आपको केवल दिन लगाना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को भैया हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप कहोगे कि सर प्रकाश संश्लेषण ही होता है। किस वनस्पति की बात करें जिसमें खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? तो मैंने आपसे कहा कि 42% जो है सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मृदा की बात करें तो मटर आपका हो जाएगा। नाइट्रोजन से भरपूर करती है मटर को हम कहते हैं वैज्ञानिक नेम में पिजम सटाइवम। क्या कहते हैं? पिजम सटाइवम कहते हैं, ठीक है। चलिए, किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? जब नाइट्रोजन की बात करें तो जब पेड़ की छाल पूछी जाए, जब फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है तो वो मटर है। और जब छाल की बात करें तो वो है दालचीनी, ठीक है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो चंदन के पेड़ कहां पर पाए जाते हैं? तो चंदन के पेड़ पाए जाते हैं कर्नाटक क्षेत्र में, ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उभयलिंगी, ठीक है ना। उभयलिंगी कहलाते हैं जो नर और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देते हैं। पत्ती के लाल रंग, नारंगी रंग और पीले रंग होने का कारण क्या है? तो आपको याद रखना है कैरोटीनाइड। जब रंग की बात करें, जैसे आप याद रखते हो, जैसे आप याद रखते हो ना, अभी मैंने आपको बताया था कि दूध में जो रंग होता है वो पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन। ऐसे ही जब भी रंग की बात करें तो आप ट्रिक लगा लो कि कैरोटीन से आप संबंधित रखोगे उसको। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवार से संबंधित है। 1 पादप, 2 पादप, 3 पादप ऐसे परिवार होते हैं फसलों में, तो वो 3 पादप परिवार से संबंधित है ये सारी फसलें। बांस को किसमें रखा गया है? तो बांस को घास में रखा गया है। और सबसे ज्यादा जो बांस होते हैं दोस्तों वो कहाँ पर होते हैं? मध्य प्रदेश में होते हैं। याद रखिएगा, बांस कोई पेड़ नहीं है, बांस है घास।
ठीक है, याद रखना है। धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो धनिया में पत्ते और सूखे फल उपयोगी होते हैं। जैव ईंधन किससे प्राप्त होता है? जैट्रोफा से प्राप्त होता है। जैट्रोफा इंपॉर्टेंट है। जैट्रोफा बायोडीजल के लिए प्रसिद्ध होता है। आप याद रखिएगा, जैव ईंधन की बात करें जिसको हम कह सकते हैं बायोडीजल। बायोडीजल कल को क्वेश्चन आ जाए कि बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? जैट्रोफा से, है ना। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिंकोना से। आपको याद रखना है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आपको याद रखना है शाकीय भारतीय डॉक्टर। शाकी का मतलब होता है जो आपकी साग सब्जियां, पेड़ पौधे। तो भारतीय डॉक्टर कहा जाता है आंवला को, ठीक है। भारतीय डॉक्टर किसे कहा जाता है? आंवला को कहा जाता है। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। बायां महाधमनी चाप स्तनपाइयों में दिखाया जाता है, जैसे व्यक्ति हुआ, मनुष्य हुआ, जो भी स्तनधारी है। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था, जिक्र किया ऊपर। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग होता है, तो वो होता है चावल में, ठीक है। चावल इंपॉर्टेंट है। चावल की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है विश्व में, चाइना में सबसे ज्यादा चावल होता है। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है पाइन की बात करेंगे, जिसको हम पाइनस भी कहते हैं, ठीक है ना। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, सहजीवी है। थोड़े से कठिन क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। जड़ें धनात्मक यानी पॉजिटिव जो है जियोट्रोपिज्म होती हैं। तो दोस्तों अधिकांश जो है जड़ें क्या होती हैं? धनात्मक जियोट्रोपिज्म होती हैं, क्लियर है, ये बात आपको याद रखना है। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल जो है पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए वो हरी होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है, तो CO2 जो है पानी तथा क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में CO2 इंपॉर्टेंट है, पानी और क्लोरोफिल, और दूसरी चीज सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? मिस्टर जोहानसन ने किया है। किसके द्वारा? अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, मिस्टर वाटसन के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? अनुवांशिकी कहा गया। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है गुणसूत्र, है ना। गुणसूत्र, गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 + 23 होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आपको मैं फिर से बताऊंगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो है DNA का जो है संश्लेषण किया गया, खुराना ने द्वारा किया गया। जीन शब्द का जोहानसन, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जीन जोहानसन, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अनुवांशिकता को, विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र की बात करेंगे। DNA के प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया कि DNA जो है किस तरीके से वर्क करता है, ये बात आपको याद रखना है। 80% से अधिक कोशिका यानी सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो 80% से अधिक जो है सेल्स में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जो है यहाँ पर अंतर होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है पौधे और जंतु यानी एक ट्री और एक एनिमल और पौधे आपस में किस तरीके से अलग हैं कोशिका के रूप में। तो यार याद रखिएगा, कोशिका भित्ति से ही ये पता लगता है कि कौन पौधे हैं और कौन पशु हैं, यानी उनमें यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कोशिका के स्वरूप में। गोल्जी काय क्या है? तो गोल्जी काय दोस्तों यहाँ पर श्रावी पूरी तरीके से मैं बताऊंगा कि गोल्जी काय और ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये हम पूरी तरीके से एक अलग वीडियो में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेना। अभी क्वेश्चन करो आप। एक काष्ठी पौधे को आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पत्तियों से पौधों तक खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक हम चीज़ों को पहुंचाते हैं। यानी जो भी हमारे काष्ठी पौधे की आंतरिक छाल, जो हमारे काष्ठी पौधे नहीं होते हैं इसमें छाल होती है, यह क्या करती है? खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, जो हर पार्ट में पहुंच जाए और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ में आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाले दो क्वेश्चन। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? जेसी बोस ने किया है। दोस्तों लगातार बोल रहा हूं, देखिए 1 घंटा 37 मिनट हो चुका है, 10 मिनट और हम देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना, आवाज में डाउनपन आया ही होगा, इसलिए माफी चाहते हैं। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? सागर है। जितना बड़ा पानी का क्षेत्र होगा वो सबसे बड़ा परितंत्र होगा, क्लियर है। अगला पॉइंट, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। वन को जितना आप लगाओगे मृदा उतनी जो है अच्छी बनी रहेगी और बहेगी नहीं। अपरदन को कहा जाता है जब चीजें हमारी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएं बहाव के रूप में।
जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या हैं, हम हैं द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि प्रथम उपभोक्ता में बकरी आती है। बकरी जो है प्रथम उपभोक्ता में आती है। और क्यों आती है, क्योंकि यह उत्पादक को खाती है। उत्पादक क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। बकरी अगर प्रथम में आती है तो अगर हम बकरी को खाएंगे तो हम द्वितीयक हो जाएंगे, क्योंकि द्वितीयक जो खाता है वो प्रथम को खाएगा, है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, तो हाइड्रोफाइट होते हैं एक जलीय पौधे। मरुद्भिद क्या होते हैं, तो मरुद्भिद आप याद रखिएगा जो आपके जहां पर रेत होती है वहां पर उगने वाले पौधे या करील, ठीक है ना। तो पौधा क्या है, पौधा एक है करील। करील क्या होता है, करील होता है मरुद्भिद। जहां पर आपका बालू होता है, पानी कम बरसता है, हम उसको कह सकते हैं करील, है ना, यानी मरुद्भिद कह सकते हैं। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है, तो पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण होता है वायु होता है। आप याद रखिएगा, अजैव का मतलब होता है एबायोटिक, यानी जिसमें जान नहीं होती है वो वायु है। अगर मैं जैव की बात करूं तो जैव में आ जाएगा पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम तुम, है, सब कुछ आ जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि, यानी ऐसे पौधे लगाना जो मिट्टी के बिना लगे, यानी हवा में अगर आप पौधे लगा दीजिएगा, हाइड्रोपोनिक्स कहलाएंगे, ठीक है ना। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन से होते हैं, तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है हरे पौधे हैं। क्लियर है, चलेंगे आगे। पारिस्थितिकी का बैलेंस अगर बनाना है तो ये बता दो हमारी पृथ्वी पर कितने वन होने चाहिए, तो आप कहोगे सर 33.5% वन होने चाहिए। वर्तमान में वन कितने हैं, 22 से 23% वन हमारे पृथ्वी पर अभी हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और हमें कितना बैलेंस होने के लिए चाहिए, 33% चाहिए। भारत में मैंग्रोव वन की खेती के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, दक्षिण 24 परगना। अब मैं आपको बता देता हूं मानचित्र के जरिए, जो आपका मैंग्रोव वन का क्षेत्र है वो होता है ये वाला, ये तटीय इलाका जो पानी से लगा हुआ है। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो आपको याद रखना है मात्र केवल क्या, इसको काटो, इसको मारो गोली। अब आपको याद रखना है कि मैंग्रोव वन क्या होते हैं, तो मैंग्रोव वन होते हैं जो आपके जलीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो भारत की तटीय रेखा को काटने से बचाते हैं पानी से। मैंग्रोव वन भारत में सबसे कम पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन की बात करें तो मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में होते हैं, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्षेत्र में होते हैं क्या, मैंग्रोव वन होते हैं, ठीक है। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं और ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं, तो यांत्रिक मदद हेतु आप याद रखिएगा एपीफाइट्स जो होते हैं, आप याद रखिए, हमें ये कोई बताएगा कि एपीफाइट्स जो है कौन से पौधे कहां पर उगते हैं, कोई बताएगा। जैसे अभी मैंने बताया कि मरुद्भिद रेत में उगते हैं, हेलोफाइट जो होते हैं वो नमकीन वाली जगहों में उगते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हाइड्रोफाइट जो होते हैं वो जलीय पौधे होते हैं, हाइड्रोपोनिक्स जो होते हैं वो आपके मिट्टी के बिना होते हैं, ऐसे ही मुझे कोई बताए कि एपीफाइट्स जो पौधे होते हैं वो कहां पर उगते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं कि पादपाल है, जो पादप वलय होता है, एक सुविधा है, नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, इसको जो है कंट्रोल करता है क्या, पादप वलय। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है, कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है और बहुत जबरदस्त है। आगामी आने वाले समय में कार्बनिक कृषि को अपनाया जाएगा। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था, ग्रीनहेल्स। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्रीनहेल्स ने क्या किया है, पारिस्थितिकी निके का जो संकल्पना दिया है वो प्रतिपादित किया है। सबसे स्थायी समुद्रिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो है समुद्र है। मैंने कहा जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा पानी का क्षेत्र होगा वो सबसे जबरदस्त पारिस्थितिकी तंत्र होगा। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, यही क्या है, सामाजिकी वानिकी है। और याद रखिएगा ये किस पर डिपेंड करता है, यानी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे अच्छे पौधे, ऐसे पौधे जो हमने खुद ही लगाए हैं, हमारे समाज के द्वारा लगाए गए हैं और हम उनकी देख रेख परमानेंट कर रहे हैं। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ कहाँ पर बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में है, पार्ट ऑफ उत्तराखंड। देहरादून में चमोली जिला है और वहां पर दोस्तों हम कह सकते हैं क्या, वहां पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर रैणी गांव में क्या हुआ था, उत्तराखंड में रैणी गांव में क्या हुआ था, जल्दी से बताइएगा, चिपको आंदोलन हुआ था। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जलमंडल है। और जलमंडल का भाग यानी जल का भाग कितना है पृथ्वी पर, 1/3 भाग है, यानी कितना है, जल्दी से बताइएगा, 29% यानी 30%। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक, आप सभी समझते हो कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी होती है, IUCN के द्वारा जारी होती है। IUCN का मुख्यालय कहां पर है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है।
याद रखिएगा, रेड डेटा बुक क्या होता है? रेड डेटा बुक वो होता है जहां पर संकटपन्न जीव जंतु को दर्शाया जाता है, वही रेड डेटा बुक में सारी प्रजातियां विद्यमान होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो दोस्तों वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब है कि वन का खतरा, यानी जब हम वन को काट रहे होते हैं, ठीक है ना। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता जो है निर्भर करती है उत्पादक और उपभोक्ताओं पर। उत्पादक कौन से होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो इनको जो है खाते हैं, या प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस तरीके से, ठीक है ना। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो मानव गतिविधियां हैं, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सामाजिक परिदृश्य से आपके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए कोई विज्ञान का क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो वन है, इनको जो है माना जाता है वैश्विक विरासत वन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर क्या मिलते हैं दोस्तों? बंगाल टाइगर मिलते हैं, ठीक है ना, बंगाल टाइगर। वह वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी रंग से दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो आपको याद रखना है, जो वनस्पति को, वनस्पति का मतलब समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो ना, जो पेड़ पौधे हैं उनको जो है बचाने का काम करता है, कौन सा वर्णक है? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन एक ऐसा वर्णक है जो आपके बैंगनी किरणों को बचाता है, बैंगनी किरणों के जो दुष्प्रभाव नष्ट हो सकते हैं हमारे पेड़ पौधे, तो वह वर्णक फाइकोसाइनिन है जो बचा लेता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वनों में। हम कह सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर मैप बताता हूँ, 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं आपके? क्या होते हैं जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। जैव विविधता होती है। जैव विविधता को हम कहते हैं इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी। ये 0 डिग्री पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है, या हम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं? जल्दी से बताओ, इक्वेटर कह सकते हैं। जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को। चिपको आंदोलन का मूल रूप किसके विरुद्ध था? वन की कटाई से। रैली गांव से स्टार्ट हुआ था, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, चमोली जिला था, ठीक है ना, आप सभी जानते हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और अगला क्वेश्चन है कि इको मार्क आप सभी जानते हो ना, इको मार्क यार उनको ही दिया जाता है। जैसे आप देखते हो कोई भी चीज़ खरीदते हो, चाहे आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदो तो उसमें लिखा होता है ना इको मार्क, एक सिंबल होता है पीछे, आप देखते हो, है ना। और साथ में एक डलिया बना होता है, उसमें जो है रैपर को डालता हुआ एक बंदा बना होता है, तो आप देखते हो ना। तो वहाँ पर क्या होता है ना, इन्वायरमेंट के प्रति मैत्रीपूर्ण है या नहीं? तो जब तक इन्वायरमेंट के प्रति कोई चीज़ मैत्रीपूर्ण नहीं होगी तब तक वो मार्केट में कोई भी पैकेट नहीं आएगा, ठीक है। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसी रोग उत्पन्न होता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए सिंपल सी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है कि ओजोन का सिंबल क्या होता है? O3 होता है। ओजोन किस मंडल में प्राप्त होती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत होती है। ओजोन पर छिद्र कहाँ पर हो रहा है? अंटार्कटिका पर ओजोन का छिद्र हो रहा है। और अगर छोटा सा क्वेश्चन और मैं पूछ लूँ कि ओजोन परत को मापने के लिए हम किस इकाई का यूज करते हैं? तो डाप्सन इकाई का यूज करते हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। आवाज़ में थोड़ा सा कमी हो गई है, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, बहुत माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा सा डाउन तो होना ही होना है क्योंकि 2 घंटे से लगातार क्लास चल रही है, ठीक है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी कारण, ठीक है। पादप का मतलब होते हैं पौधे, ट्री। अच्छा, ट्री ही खत्म हो जाएंगे तो यार ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री हमें ऑक्सीजन देता है, और जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो भैया सब कुछ मर जाएगा, पशु भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाओगे। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि जब भी प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो स्वस्थाने कहा जाता है। स्वस्थाने जो है प्राकृतिक आवास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। तो अत्यधिक जब भी वन काटे जाएंगे तो मृदा अपरदन होगा, यानी मृदा का बहाव ज्यादा होगा। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, उत्पादक होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। जो चारण आहार का मतलब होता है कि जो जंतुओं के लिए चारा, हम कह सकते हैं देसी भाषा में। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित जो है एक संगठन है जिसको कहा जाता है नीरी। कोई बच्चा मुझे सर्च करके बताए कि नीरी का मुख्यालय कहाँ पर होता है? सर्च करोगे तो थोड़ी सी नॉलेज आपको बढ़ेगी। मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का जो प्रभाव होगा, अगर ये देखिएगा यहाँ पर से मैंग्रोव वन अगर हट जाए, यहाँ पर मैंग्रोव वन का काम क्या है? मैंने आपको बताया कि मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में से ज़्यादा है। मैंग्रोव वन जो है आपके तटीय इलाके को, भारत के तटीय इलाके की रक्षा करते हैं। अगर इन पर खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो ये आपका मैंग्रोव वन के जो विशाल क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाएंगे, है ना। 2 भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। अब इकोटोन क्या होता है? जैसे एक ये क्षेत्र है, एक घास क्षेत्र है और एक मैदानी क्षेत्र है ये वाला,
इसके बीच वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये वाला क्या है, ये दोस्तों इकोटोन है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये वाला जो चिन्ह आप देख रहे हो कि एक क्षेत्र और दोनों क्षेत्र के बीच का जो कॉमन क्षेत्र है, मिलने वाला क्षेत्र, ये इकोटोन होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। एक मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है न्यूनतम भूमि को, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है, तो वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए से क्वेश्चन एक आएगा, लिख कर रख लो, इंपॉर्टेंट है। माता पिता के गुण उनकी संतानों में अगर स्थानांतरित होते हैं तो वो किससे होते हैं, क्रोमोसोम्स के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है, तो यार याद रखो कि पुरुष में जो होता है वो होता है XY होता है, क्या जल्दी से बताओ। और महिला में क्या होता है, डबल X होता है, XX होता है। एक सामान्यता मनुष्य शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। अगर जोड़ों में पूछे तो 23 होती है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र कितना होता है, यानी XY होता है, और महिला में XX होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होता है, तो बच्चों में जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग निर्धारण से ही होता है। इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चे माता पिता दोनों मारते हैं, गलती से ये मत करना, ठीक है ना। बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है वो पिता के लिंग से ही होता है, ठीक है ना। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो पुरुष का Y और स्त्री का X और XY मिलकर क्या बन देते हैं, बालक का जन्म होता है। बालक का और बालिका का X और X, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। एक वर्णांध पुरुष में सामान्यतः महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णांधता होने की संभावना कितनी होती है, 0%। जरूरी नहीं है कि वर्णांधता वो भी हो। अच्छा, वर्णांधता क्या है, वर्णांधता एक आनुवंशिकी रोग है, ठीक है ना, जिससे हरे और लाल रंग में अंतर हम नहीं पहचान सकते। अगला क्वेश्चन, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट। अब पता चले कि किसका बच्चा है तो डीएनए हमारा मिलाया जाता है ना, ये आप जानते हो। जीन शब्द का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, तो जीन शब्द की बात करें तो जोहानसन भी आए, लेकिन शब्द किसने बनाया, तो जी मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, हरा, ये उल्टा दिखाई देता है। अगर किसी को वर्णांधता है, इसीलिए रेलवे में वर्णांधता वाले पुरुष को नौकरी नहीं दी जाती है। पता चले जो है उसको लाल का हरा दिखाई दे और एक्चुअल में है लाल, और आगे जाके जो है ठोक दे, है ना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो आप समझ सकते हो ना कि वर्णांधता जो है एक आनुवंशिकी रोग है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिकी रोग है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न जो है होंगे उसके पुत्रियों में होंगे, क्योंकि यह दोस्तों वर्णांधता जो होता है इसका वाहक कौन सा होता है, कौन होता है, महिलाएं होती हैं। ये बात आप याद रखिएगा, महिला जो होती है वो वाहक होती है। हीमोफीलिया की भी जो महिला होती है वो वाहक होती है, क्या होती है, आनुवंशिकी रोग है ये। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन होते हैं। डीएनए की बात करें तो वाटसन एंड क्रिक नाम आप याद रखिएगा। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, जब बलात्कारी की बात करें, माता की बात करें, पिता की बात करें या चोर की बात करें। डीएनए फिंगरप्रिंट की दोस्तों तभी किया जाता है जब कोई बलात्कारी हो, यानी सजा के लिए, क्या किसी बालिका के साथ उसने जो है ऐसा दुष्कर्म किया है, माता या उसकी जो है माता के लिए मिलाया जाए कि यह इसका बच्चा है, पिता ये भी इसका बच्चा है। चोर के लिए भी किया जाता है फिंगरप्रिंट की, भाई क्या है इसने चोरी करी है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, जेनेटिक्स में आनुवंशिकी और किसका किया जाता है, विचरण का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में केवल आपको नाम याद रखना है, आनुवंशिकी ज्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। 4 पेज और बचे हैं, 4-5 पेज और बचे हैं, जिसमें जो है हम 20 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं 5 से 6 मिनट में। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो संसार में मछली की सबसे ज्यादा संख्या है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि व्यक्ति ज्यादा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा गलत है सोचना आपका, ठीक है। सबसे विषैली मछली कौन सी है, तो पाषाण मछली जो है सबसे विषैली मछली है। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए जो कीट भक्षी मछली है वो कौन सी है दोस्तों, गैम्बूसिया है। याद रखिएगा, तालाबों में जो गैम्बूसिया मछली छोड़ दी जाती है, क्या करती है, ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, तो ये मर जाती हैं क्योंकि यार देखिएगा वो श्वास नहीं ले पाती हैं। और आप याद रखिएगा कि जो मछलियां होती हैं वो गलफड़े की बात करती हैं, गलफड़े उनमें इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ही दोस्तों वहां से आप निकालेंगे तो उनका जो है गलफड़े काम करना बंद हो जाएंगे, ठीक है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं, तो शार्क मछली में 0 हड्डियां होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मछलियों में कोई हड्डी संख्या नहीं है। एम्फीबिया बनाता है, तो एम्फीबिया दोस्तों क्या होता है, जल व स्थल दोनों में। एम्फीबियन देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन पूछा गया था एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या है, एक्चुअल में एम्फीबियन जो होता है वो जल स्थल दोनों में रहने वाला जंतु होता है। यानी जैसे मेढक की बात करें तो मेढक पानी में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है, तो ये क्या है, एम्फीबियन है, ठीक है ना। सांप की बात कर लो, जल में भी रह सकता है और पानी यहाँ पर ऊपर भी रह सकता है, पृथ्वी पे भी रह सकता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है विश्व में, वो है किंग कोबरा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
डायनासोर थे। डायनासोर कौन है? मेसोजोइक सरीसृप है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्णी जो लवक होता है, यानी वर्णकी लवक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गिरगिट होता है थोड़ी देर में लाल हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है वर्णकी लवक के द्वारा होता है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित होता है, जीवित पक्षी जो है वो है शुतुरमुर्ग। और सबसे लंबा वाला पक्षी उड़ने वाला कौन सा है? तो वो आपको याद रखना है सारस है, सबसे लंबी गर्दन वाला और उड़ने वाला। अब ये शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पा रहा है, ठीक है ना, लेकिन लंबा जो है गर्दन के हिसाब से और उड़ने में सक्षम, तो वो आपको सारस लगा देना है। डुगोंग नामक समुद्री जीव का विलोपन के कगार पर है। ये क्या है? ये है स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नेहीन पक्षी जो उड़ नहीं पाता है वो है कीवी है। भाग सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। आर्कियोटेप्रिस है, तो ये क्या है? क्या है? तो ऑप्शन में अगर पक्षी दिख जाए तुरंत आंसर मार दीजिएगा। पेंगुइन चिड़िया कहां पर पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। और अंटार्कटिका को कहा जाता है श्वेत महाद्वीप, क्योंकि यह बर्फ से ढका हुआ है। और इसको निरंजन महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है ना। निरंजन, या आप कह सकते हो इसको, यहाँ पर क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो श्वेत महाद्वीप कह सकते हो, और इसको निर्जन, हाँ निर्जन महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर नि माने नहीं, जन माने जन, कोई भी लोग नहीं रहता है। यानी ऐसा महाद्वीप बताइए जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं, निवास नहीं करता है, वो है अंटार्कटिका। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी तो आप कह सकते हो और दौड़ सकता है वो है ऑस्ट्रिच, ठीक है ना। पावो क्रिस्टेशियस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पावो क्रिस्टेशियस है दोस्तों मोर का वैज्ञानिक नाम है। होमो सेपियंस मनुष्य का है। राना टिग्रीना आपका मेढक का है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की उड़ सकता है तो गुंजन पक्षी है। वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं, तो वेल के भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। कंटक चूहा, आपने देखा होगा कि जो आपका जंगली चूहा होता है, कांटे वाला चूहा, जो अन्य चूहों का छोटे छोटे चूहे घर वाले होते हैं उनको खा लेता है। तो यार याद रखिएगा, जब भी स्तनधारी को लगता है कि खतरा है तो वो अपने सिर को अंदर घुसेड़ लेता है और गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह हो जाता है, और ऊपर उसके कांटे होते हैं, है ना, आपने देखा होगा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पादक मूत्र में अधिकता पाया जाता है तो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है वो स्तनधारी में क्या होता है? उनके मूत्र में पाया जाता है। हरित ग्रंथियां संबंधित होती हैं, उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। अगला पॉइंट, अगले 2-3 स्लाइड और बच्चे हैं, फटाफट देख लेते हैं। कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? कूटक की बात करें तो दोस्तों बत्तख में नहीं पाया जाता है। डायनासोरस थे, ये क्या है? सरीसृप जो विलुप्त हो चुके हैं। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है, हिपेरिन होता है, यानी जो ये हिपेरिन होता है ये प्रोटीन होता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो दोस्तों प्रोटीन है ना, ये आपका ऐसा प्रोटीन है जो अंदर के ब्लड को जमने नहीं देता। आर्कियोटेप्रिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी के बीच। मैंने आपको बताया है कि ये क्या है? एक पक्षी की प्रजाति है। किस समूह में जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यार ये होता है डाइटम। डाइटम क्या है? जीव अगर मर गए हैं तो उसके लिए हम पता लगाते हैं डाइटम के द्वारा। मैमथ पूर्वज हैं, तो मैमथ दोस्तों हाथी के पूर्वज हैं। फेरोमोन्स पाए जाते हैं, तो फेरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क है। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। क्या है? मनुष्य का जो अधिकतम जो निकटतम संबंधी है, यानी किस तरीके से मनुष्य का निर्माण हुआ, तो उसमें संबंधी जो है वो गोरिल्ला को माना गया है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। और ये दोस्तों कहाँ के हैं? ये चीन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अधिकांश जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, वो श्वसन करते हैं। ये बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कई बार पूछा गया है। बातक तंत्र से करते हैं। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो एकेटिना जो है वो सीधे क्या देता है? क्या देता है? बच्चे नहीं देता है, अंडे देता है। किस सर्प का भोज्य पदार्थ रूप से अन्य सर्प से है? आप याद रखिएगा, किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है। मतलब एक ऐसा सर्प भी है जो सांपों को ही खा लेता है। तो नागराज क्या है? सांपों को खाने वाला सांप है, यानी अन्य सर्प उसके क्या है? भोजन है। तो ये नागराज है, ये अन्य सर्पों को खाता है। किंग कोबरा है दुनिया में एक ऐसा मात्र सांप जो घोंसला बनाता है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। और अजगर सांप एक ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं पाया जाता। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने बता दिए, ठीक है। तालाबों और कुओं में छोड़ देने पर एक ऐसी मछली है जिसको मच्छर के लार्वा का नियंत्रण करने में, मैंने अभी बताया कि गैम्बोजिया क्या है? एक मछली है जो मच्छर को खा लेती है, मच्छर के लार्वा को खा लेती है, और यह दोस्तों गैम्बोजिया मछली है, ठीक है, याद रखना है आपको। और दोस्तों ये रहेगा आपका लास्ट जो है, क्या रहेगा? लास्ट स्लाइड रहेगा। मधुमक्खी में जो आपके ड्रोन होते हैं वो क्या होते हैं? जननक्षम नर होते हैं, यानी
जो जनन में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है ना, वो नर होते हैं, क्या होते हैं, ड्रोन कहलाते हैं। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, तो यह याद रखिएगा, कपोत जो है दुग्ध उत्पन्न करता है, पक्षी है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, तो दूसरा कृंतक। ये कृंतक क्या होते हैं, दांत की बात करते हैं, ठीक है ना। ये दांत की बात करें तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इनका जो है शोषण हो रहा है काफ़ी जो है जंगलों में। इसको रोकने के लिए हाथी परियोजना स्टार्ट करी गई है, 1995 की बात कर रहे हैं दोस्तों। डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, तो पक्षियों के लिए किया जाता है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशियाई का जो सिर्फ जो परवक्षी है वो है क्या है, ढोल है। और विभिन्न जातियों के ex-situ संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ex-situ संरक्षण के लिए हम इन्वायरमेंट में आपको इसको जो है कंफर्म करेंगे कि किस तरीके से जो है आपका स्वस्थानीय और परास्थानीय होता है, ex-situ क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और हम बताने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करिएगा।